हवा में बिजली चमकने लगी और आसमान में काले बादल छा गए। भारी बारिश होने वाली थी। वहू शहर के अंदर चेन जियांग ने आसमान की ओर देखते हुए खुद से कहा, मैं अब और देरी नहीं कर सकता। अगर मुझे जल्द ही कोई अच्छी आत्मा जड़ी बूटी नहीं मिली तो मुझे फिर कभी अवसर नहीं मिलेगा। चेन जियांग इस साल ही 16 साल का हुआ था और उसकी कद काठी भी उसी उम्र के दूसरे लोगों से ज्यादा मजबूत थी। हालांकि उसका चेहरा सुंदर और चेहरा जवान था, लेकिन उसकी आंखों में परिपक्वता का भाव था जो उसकी उम्र के दूसरे लोगों में नहीं था। हालांकि उनके दादा चेन परिवार के कुलपति थे, क्योंकि चेन जियांग के पास कोई आध्यात्मिक शिरा नहीं थी, इसलिए उन्हें अपने लिए जड़ी बूटियां चुननी पड़ीं। आध्यात्मिक शिराओं के न होने का मतलब था कि वह मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में असमर्थ थे। बचपन से ही वह लगन से अपने शरीर को प्रशिक्षित कर रहा था और गुप्त रूप से प्रशिक्षण के लिए बाहर जाता था। उसने एक बार बाघ जैसे जानवर से भी लड़ाई की थी। हालांकि वह युवा था, लेकिन चेन जियांग ने जितने जीवन और मृत्यु के अनुभव सहे थे, उसके कारण उसकी मानसिक स्थिति उसके साथियों की मानसिक स्थिति से कहीं अधिक मजबूत थी। चेन जियांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तूफान आने वाला है। क्या तुम सच में इस मौसम में बाहर रहना चाहते हो? एक बूढ़ा प्रबंधक उसकी ओर बढ़ते हुए बोला। चेन जियांग हर दिन कितनी मेहनत करता था, ये देखकर बूढ़ा प्रबंधक उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि उसकी आंखों में अफसोस की एक झलक देखी जा सकती थी। चेन जियांग ने 6 साल तक बहुत मेहनत की थी और हर दिन अभ्यास किया था, लेकिन वह नश्वर मार्शल दायरे के तीसरे स्तर पर अटका हुआ था। चेन परिवार के अन्य सदस्य, जो उसी उम्र के थे, पहले ही नश्वर मार्शल दायरे के चौथे स्तर में प्रवेश कर चुके थे और कुछ तो 5वें स्तर तक भी पहुंच गए थे। ये सब इस तथ्य के कारण था कि उसके पास कोई आध्यात्मिक शिरा नहीं थी। इस प्रकार परिवार ने उसे कोई महत्व नहीं दिया और उसे केवल चेन परिवार के एक साधारण सदस्य के रूप में माना जाता था। हालांकि उनमें आध्यात्मिक नसों की कमी थी, लेकिन वे कभी भी इससे हतोत्साहित नहीं हुए और लगन से खुद को प्रशिक्षित करते रहे। प्रशिक्षित करने की कोशिश करने की प्रक्रिया ने उन्हें उपलब्धि की भावना महसूस करने की अनुमति दी। बूढ़ी माँ, मैं बस कुछ जड़ी बूटियां चुनने जा रहा था। चेन जियांग हंसा और बूढ़े प्रबंधक के पास गया, जिसने आह भरकर अपना सिर हिलाया। ये बेकार है, क्योंकि आपके पास कोई आध्यात्मिक शिराएं नहीं हैं। चाहे आप कितना भी कठिन अभ्यास करें, आप फिर भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चेन जियांग ने अपने पूरे जीवन में ऐसे शब्द सुने थे, लेकिन फिर भी उसने जोर देकर कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह हार नहीं मानेगा। एक अधेड़ उम्र का आदमी उन दोनों के पास आया। जियांग एर, क्या तुम वाकई इस मौसम में बाहर जाओगे? चेन जियांग ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा, पिताजी, तूफान मेरे लिए जड़ी बूटियां चुनने का एक अच्छा अवसर है, क्योंकि कोई भी उन्हें मुझसे छीनने वाला नहीं होगा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति चेन जियांग के पिता चेन त्यानहू थे, जो एक बहुत प्रसिद्ध और दुर्जेय साधक थे और चेन परिवार के कुलपति के पद के लिए सबसे होनहार उम्मीदवारों में से एक थे। हालांकि उनका बेटा कुछ हद तक अपंग था, लेकिन उसने हमेशा चेन जियांग को प्रोत्साहित किया था और समय समय पर उसे कीमती गोलियां दी। दुर्भाग्य से गोलियों का चेन जियांग पर कोई असर नहीं हुआ। यहाँ चेन त्यानहू ने असहायता से मुस्कुराते हुए चेन जियांग की ओर एक छोटा सा बॉक्स फेंक दिया। चेन जियांग ने बिना अंदर देखे ही डिब्बा ले लिया, क्योंकि उसे पता था कि उसमें एक गोली है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, धन्यवाद। अब मुझे उन मुर्गियों को चुराने की जरूरत नहीं है जिन्हें बूढ़ी माँ ने उसके स्वास्थ्य के लिए पाला था। इस टिप्पणी से प्रबंधक के माथे पर बल पड़ गए। उसे नहीं पता था कि उसकी मुर्गियों को निशाना बनाया गया है। चेन जियांग को जाते हुए देखकर चेन त्यानहू केवल एक आह भर सका, क्योंकि यद्यपि चेन परिवार में उसका बहुत उच्च दर्जा था, लेकिन गोलियों के प्रबंधन के प्रभारी बुजुर्ग बहुत सख्त थे, क्योंकि गोलियां साधना के लिए कीमती संसाधन थीं और इस प्रकार वह उनमें से केवल कुछ को चेन जियांग के लिए बचा सका। दुख की बात है कि उनका चिकित्सीय प्रभाव वास्तव में उतना महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि वे चेन जियांग को प्रभावित करने के लिए संख्या में बहुत कम थे। कौन पिता अपने बेटे के जीवन में सफल होने की उम्मीद नहीं करता? चूंकि चेन त्यानहू के पास कोई और उपाय नहीं था, इसलिए वह केवल चेन जियांग के लिए कुछ गोलियां खरीद सकता था और अच्छे की उम्मीद कर सकता था। डॉट 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 अमर शैतानी चट्टान। यह एक बहुत ही सुनसान जगह थी और उस समय एक नंगी छाती वाला किशोर चट्टान से नीचे उतर रहा था। भारी बारिश के बीच चेन जियांग वास्तव में चट्टान से नीचे उतर रहा था। ये बेहद खतरनाक था, क्योंकि अमर शैतान चट्टान बहुत गहरी थी और एक प्रकार की काली क्यूई से भरी हुई थी जो मौत की आभा देती थी, इसलिए बहुत से लोग इस जगह के पास जाना भी नहीं चाहते थे। फिर भी चेन जियांग अभी भी कुछ जड़ी बूटियां लेने के लिए यहाँ आया था और धीरे धीरे खड्ड में उतर रहा था, धीरे धीरे नीचे की ओर पहुंच रहा था। अगर दूसरों को इस बारे में पता चलता तो वे उसे पागल समझकर हंसते। एक ऐसी जगह जहां पक्षी भी मल नहीं करते, जो हमेशा मौत की क्यूई से भरी रहती थी, ये कल्पना करना कठिन था कि यह आत्मा की जड़ी बूटियों के लिए एक आदर्श स्थान था। बेशक चेन जियांग मूर्ख नहीं था, वह जानता था कि यह अमर शैतान चट्टान कई वर्षों से मौजूद थी और हमेशा मौत क्यूई से भरी हुई थी।
सामान्य ज्ञान के अनुसार इस निर्जीव स्थान पर कोई भी आत्मिक जड़ी बूटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन चेन जियांग वास्तव में ऐसा नहीं मानता था, क्योंकि वह जानता था कि जब चीजें चरम पर पहुंच जाती हैं तो उस चरम के अस्तित्व में आने का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, और वह मानता है कि यह शाश्वत मृत्यु क्यों एक पौराणिक आत्मिक जड़ी बूटी के कारण होती है। हेल स्पिरिट ग्रास। हालांकि यह स्पिरिट हर्ब बहुत घातक लगता था, लेकिन यह वास्तव में एक बहुत ही अजीब हर्ब थी जो एक मृत कंकाल को भी उसके मांस को फिर से उगाने में सक्षम थी। यह आमतौर पर प्राचीन युद्ध के मैदानों या कब्रिस्तानों में उगता था जहां डेथ क्यूई प्रचुर मात्रा में होती थी। केवल बरसात के दिनों में ही काली क्यू डूबती थी। ये सब बारिश के कारण होता था, इसी वजह से चेन जियांग गहरी खाई में नीचे देख पा रहा था। वह इस जगह में और भी गहराई तक जाना चाहता था ताकि वह नर्क स्पिरिट ग्रास की खोज कर सके। वह अपने लिए नरक आत्मा घास नहीं चाहता है, लेकिन यदि उसे यह पवित्र जड़ी बूटी मिल जाए तो वह इसके बदले में कई कीमती गोलियां ले सकता है, जिससे वह अपनी वर्तमान दुर्दशा से मुक्त हो सकेगा और जबरदस्त ताकत हासिल कर सकेगा। चेन जियांग पर लगातार बारिश की बूंदें गिर रही थीं, जिससे वह बहुत असहज महसूस कर रहा था, और साथ ही चट्टान के किनारे की चट्टानें भी बहुत फिसलन भरी हो गई थीं। वह बहुत सावधान हो गया और सावधानी से चट्टान से नीचे उतरा ताकि गिर न जाए। कोई नहीं जानता था कि अमर शैतानी चट्टान के नीचे क्या है, और बहुत से लोग नीचे जा चुके थे, लेकिन वापस ऊपर चढ़ने वालों की संख्या शून्य थी। नीचे गिरने का मतलब था मौत। 2 घंटे बीत चुके थे और बारिश जारी थी। चेन जियांग कई सालों से व्यायाम कर रहा था और सिर्फ अपने मजबूत शरीर पर भरोसा करके वह कई दर्जन फीट गहरी खाई में उतर गया था। चेन जियांग ने अपने आसपास के माहौल को ध्यान से देखा और एक अच्छा अस्थायी आश्रय ढूंढ लिया। तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हेल स्पिरिट ग्रास। चेन जियांग ने उत्साह से चिल्लाते हुए सीधे नीचे देखा। उसने सफ़ेद तिल के बीज के केक जैसी कोई चीज़ देखी। उसे पूरा भरोसा था कि यह पौराणिक हेल स्पिरिट ग्रास है। पूरी घाटी काली मृत्यु क्यूई से भरी हुई थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि नरक आत्मा घास और चट्टान का रंग एक जैसा था, जिससे इस जड़ी बूटी को पहचानना बहुत कठिन हो गया था। हालांकि चेन जियांग बहुत उत्साहित था, फिर भी उसने खुद को शांत किया और अपनी यात्रा जारी रखने से पहले एक पल के लिए आराम किया। कुछ ही देर में चेन जियांग उस हेल स्पिरिट ग्रास के पास पहुंच गया। उसने अपनी लाल नीली और सफ़ेद हेल स्पिरिट ग्रास को देखा जो एक कटोरे के आकार का था। वह हेल स्पिरिट ग्रास से निकलने वाली जोरदार जीवन शक्ति को महसूस कर सकता था। चेन जियांग ने एक हाथ से हेल स्पिरिट ग्रास उठाया। उसने अनुमान लगाया कि यह हेल स्पिरिट ग्रास 1000 साल से भी ज्यादा समय से उग रही है। इसे नीलामी में बेचने पर उसे बहुत बड़ी रकम मिलेगी। चेन जियांग ने स्पिरिट घास उठाए, उसे अपने स्टोरेज पाउच में डाला और फिर मुस्कुराया। हाँ, अब समय आ गया है कि इस डैडी की नमकीन मछली असफलता से उभरे। जब तक वह इस हेल स्पिरिट ग्रास को बेचने में सक्षम है, वह बहुत सारी अच्छी रैंक की गोलियां खरीदने में सक्षम होगा, फिर वह छलांग और सीमा से आगे बढ़ने में सक्षम होगा। बारिश धीरे धीरे कम हो रही थी और चेन जियांग अभी बहुत संतुष्ट था, इसलिए उसने विशाल चट्टान की खोज जारी नहीं रखी और इसके बजाय वापस ऊपर चढ़ने का विकल्प चुना। आखिरकार उसकी ताकत बहुत सीमित थी और ऊपर चढ़ना बहुत कठिन और खतरनाक काम था। आधे घंटे से ज्यादा चढ़ाई करने के बाद अचानक चट्टान हिलने लगी। चेन जियांग का दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि उसे एहसास हुआ कि कुछ बुरा होने वाला है। जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि चट्टान की तरफ से कई छोटे छोटे पत्थर गिर रहे हैं। जैसे जैसे वे खाई में गिरते गए, हिलती हुई चट्टान और भी ज्यादा हिलने लगी। अरे, मुझे आखिरकार हेल स्पिरिट ग्रास मिल ही गया और यह हो गया। हेवन, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? अचानक चट्टान के हिलने से चेन जियांग को बुरी तरह कोसने से नहीं रोका जा सका। वह शांत रहना चाहता था, इसलिए उसने खुद को ऊबड़ खाबड़ चट्टान पर पकड़ लिया, अन्यथा वह सदमे में नीचे गिर जाता। झटके लगातार बढ़ते जा रहे थे और चेन जियांग धीरे धीरे निराशा में डूबता जा रहा था। उसने फिर से ऊपर देखा और देखा कि एक बड़ा सा पत्थर उसकी ओर गिर रहा है। उसी समय वह पत्थर जो उसने पकड़ रखा था टूटने लगा। भगवान, मुझे अभी अभी नर्क आत्मा घास मिली है, लेकिन अब आप मुझे नर्क में ले जा रहे हैं। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? चेन जियांग मदद नहीं कर सका लेकिन शाप दे दिया। लेकिन इस बार काली क्यूई ऊपर उठने लगी और चेन जियांग ने जो चट्टान पकड़ी थी वह टूट गई। चेन जियांग का शरीर काली क्यूई से भरे रसातल में गिर गया और अनिच्छा से उसकी आवाज में चीख निकल गई। अज्ञात समय बीतने के बाद चेन जियांग ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। उसे आश्चर्य हुआ कि वह रसातल में प्रकाश देख पा रहा था, और उसे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि वहां पानी मौजूद था। वह सांस भी ले पा रहा था। चेन जियांग सतह पर तैरता हुआ आया और उसने देखा कि वह एक सफ़ेद आभा से चमकते हुए तालाब में था। चेन जियांग को और भी ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि उसके पास ही जमीन पर लंबे बालों वाली 2 खूबसूरत लड़कियां बैठी थीं। और पहले से भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि ये दोनों दिव्य सुंदरियां नग्न थीं।
उनके दो परिपूर्ण और दोषरहित जेड शरीर उसके सामने पूरी तरह से दिखाई दे रहे थे। वे दोनों अपने शुद्ध चेहरे के साथ, जो सावधानी से नक्काशीदार जेड मूर्तियों की तरह थे, जरा सी भी खामी के बिना। उनकी जुड़वां चोटियां भरपूर थीं और उनकी कमर पतली और चिकनी थी। वे सुंदर और लुभावनी थीं। ये चेन जियांग का पहली बार था जब उसने उन जैसी खूबसूरत महिलाओं को देखा था। सुगंधित और आश्चर्यजनक दृश्य ने चेन जियांग पर बहुत गहरा प्रभाव डाला, उसे चौंका कर शांत कर दिया। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया और उसका दिल और सांसें रुक गई थीं। दोनों लड़कियां नीचे झुकी हुई थीं और एक दूसरे को देख रही थीं। कुछ समय बाद उन्होंने आखिरकार चेन जियांग को ढूंढ लिया, लेकिन उन्होंने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, और ये देखकर चेन जियांग ने अपमानित महसूस किया, क्योंकि वह दोनों सुंदरियों द्वारा पूरी तरह से अनदेखा किया गया था। कुछ समय तक ध्यान भटकने के बाद चेन जियांग आखिरकार देख पाया कि दरार टूट रही थी। वहां कई दरारें और गड्ढे दिखाई दे रहे थे। टूटे हुए पत्थर जमीन पर बिखरे हुए थे और टूटे हुए पत्थरों के साथ साथ सफ़ेद रेशम के टुकड़े बिखरे हुए थे, जिससे उसे लगा कि यहाँ कोई लड़ाई हुई थी। उसने अनुमान लगाया कि ये दोनों लड़कियां ही लड़ाई का कारण थीं, जिसके कारण उनके कपड़े फट गए थे। चेन जियांग को यह नहीं पता था कि ये दो तेजस्वी और आकर्षक लड़कियां यहाँ इस रसातल में क्यों लड़ रही थीं, लेकिन उसने महसूस किया कि ये दोनों महिलाएं काफ़ी दुर्जय थीं और उनकी ताकत उसके ज्ञान के दायरे से परे थी, जो पृथ्वी को हिलाने और अपनी शक्ति से पहाड़ों को हिलाने में सक्षम थीं। ये दोनों ही मेरी इस मुसीबत का कारण हैं। उन्होंने चट्टान को हिला दिया और मुझे यहाँ गिरा दिया, लेकिन सौभाग्य से मेरी किस्मत अच्छी थी और मैं नहीं मरा। चेन जियांग क्रोधित था, लेकिन साथ ही वह इन दो रहस्यमय लड़कियों के बारे में उत्सुक था। चेन जियांग धीरे धीरे दोनों महिलाओं की ओर चला, उनके निर्दोष जेड शरीर को देखकर आश्चर्यचकित हो रहा था। अमर शैतान चट्टान के बगल में खाई को नरक कहा जाता था, लेकिन चेन जियांग के लिए यह नरक स्वर्ग के समान था। वहाँ एक गहरा तालाब था जो सुखदायक सफ़ेद आभा से भरा था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस तालाब के पास दो खूबसूरत नग्न लड़कियां थीं। केवल इस समय दोनों लड़कियों को एहसास हुआ कि उनसे कुछ ही दूरी पर एक जोड़ी ज्वलंत लाल आंखें उन्हें देख रही थीं, और उन्हें उसकी तिरछी निगाहों पर शर्म और गुस्सा महसूस हुआ। अध्याय 002 यिन और यांग दिव्य शिराएं। दोनों बेहद खूबसूरत लड़कियां हिली नहीं, फिर भी उसे लगा कि उनमें से एक राक्षसी हत्या की मंशा निकल रही है। उनकी खूबसूरत आंखें गुस्से के कारण सिकुड़ी हुई थीं, लेकिन किसी कारण से वे अपना सिर नहीं मोड़ पा रही थीं। बहनों, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? मुझे तो यहाँ खड़े खड़े ही ठंड लग रही है। चेन जियांग को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे, इसलिए उसने एक बेतरतीब सवाल पूछा। इस समय बर्फ की तरह ठंडे चेहरे वाली उस सजीली सुंदर लड़की ने कहा, तुम एक कदम और चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी हड्डियों के सड़ने का दर्द महसूस करवाऊंगी। तुम तो बस मौत की कामना कर सकती हो। वैसे तो लड़की की आवाज़ बहुत ही मधुर और अलौकिक थी और वह परफेक्ट लगती, लेकिन एक बात यह थी कि उसकी आवाज़ में कोई भावना नहीं थी। लड़की का रूप और स्वभाव उसकी आवाज़ की तरह ही था। उसकी मौजूदगी उसे देखने वाले किसी भी व्यक्ति को ठंडा महसूस कराती थी। उसकी आंखों में एक ठंडी आभा थी जो उनमें गहरी दुश्मनी को प्रकट करती थी। बेटे, अगर तुमने हिम्मत की तो मैं तुम्हें इस दुनिया में पैदा होने का पछतावा करा दूंगी, दूसरी लड़की ने धीमी आवाज़ में कहा। उसकी आवाज़ कानों को सुकून देने वाली थी, हर तरफ से आ रही थी और किसी की भी आत्मा को मोहित कर रही थी। उसकी सुंदरता एक मोहिनी की तरह थी, जो उसे देखने वाले सभी लोगों के लिए एक आश्चर्यजनक कृति थी। अपने सामने खड़ी दो तेजस्वी सुंदरियों को देखकर चेन जियांग को बहुत लुभाया गया। हालांकि वह खुद को कभी सज्जन नहीं कहेगा, लेकिन वह धोखेबाज व्यक्ति नहीं था। वर्तमान में, हालांकि दोनों लड़कियां हिलने में असमर्थ थीं, लेकिन उसने उनका फायदा नहीं उठाया। चेन जियांग शांत हो गया और फिर विनम्रता से बोला, देवियों, ये जानबूझकर नहीं किया गया है। मैं चट्टान के ऊपर कुछ जड़ी बूटियां काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चट्टान हिलने लगी और फिर मैं गिर गया। मैं भाग्यशाली हूं कि मैं जिंदा हूं। बात करते करते चेन जियांग ने अपने बैग से 2 गाउन निकाले और लड़कियों की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि दोनों लड़कियां हिल नहीं पा रही थीं और उन्हें और शर्मिंदा न होने देने के लिए उसने उनके नंगे बदन को ढकने का फैसला किया। चेन जियांग अब लड़कियों के बहुत करीब था और अपनी आंखों को उनके सुंदर शरीरों पर टिकाए रखने से खुद को रोक नहीं पाया। सुंदर सुंदर लड़की केवल अपनी आंखें बंद करके चेन जियांग की तीखी गर्म निगाहों को सहन कर सकती थी, क्योंकि वह उसके शरीर को देख रहा था। वह ठंडी कत्लेआम क्यूई छोड़ते हुए कांप उठी, जो हड्डियों तक ठंडी हो गई, जिससे चेन जियांग कांप उठा। चेन जियांग का पूरा शरीर ठंडे पसीने से लथपथ था और ठंडी लड़की के शरीर को ढकने की कोशिश करते हुए उसे थोड़ी घबराहट महसूस हुई। इससे लड़की को चेन जियांग की कुछ हद तक सराहना करने का मौका मिला और उसका रंग रूप भी थोड़ा सुधर गया। अब वह कोई भी घातक क्यूई नहीं छोड़ रही थी। चेन जियांग उस मोहक लड़की के पास पहुंचा और देखा कि वह उसे हल्की सी मुस्कान दे रही थी, जिससे चेन जियांग का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। उसके बाद ही उसने उसे गाउन पहनाया।
इस कृत्य से दोनों लड़कियों के दिल में कृतज्ञता की भावना पैदा हुई। उन्हें कुछ हद तक दोषी भी महसूस हुआ क्योंकि उन्होंने अभी अभी उसे धमकाया था। इसके अलावा वे चट्टान के हिलने के लिए जिम्मेदार थीं। अगर चेन जियांग की किस्मत अच्छी न होती तो शायद वह मर जाता। दोनों लड़कियां थोड़ी शांत हो गईं। चेन जियांग ने उनके साथ कुछ भी गंदा नहीं किया और उसकी इस मानसिकता ने लड़कियों को उनकी सराहना करने पर मजबूर कर दिया। वे इस बात पर बहुत स्पष्ट थीं कि एक आदमी का प्रलोभन कितना मजबूत हो सकता है, खासकर उनके जैसे शरीर के साथ। देवियों, क्या आप यहाँ बहुत दिनों से हैं? क्या आप मुझे बता सकती हैं कि यहाँ से कैसे निकला जाए? मैं यहाँ जीवन भर नहीं रह सकता, मुझे कुछ बहुत ज़रूरी काम निपटाना है। चेन जियांग ने निराशा से कहा। मोहक लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ धीरे से कहा, छोटे भाई, मैंने देखा है कि तुम्हारे पास आध्यात्मिक शिरा नहीं है और इस जीवन में तुम कभी भी एक मजबूत साधक नहीं बन पाओगे। हालांकि मैं तुम्हें एक चरम यान दिव्य शिरा उपहार में दे सकती हूँ। इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ दुर्जय दिव्य अभ्यास सिखा सकती हूँ और तुम्हें कीमिया भी सिखा सकती हूँ ताकि तुम गोलियों को परिष्कृत कर सको। ये सब तुम्हें एक दुर्जय साधक बनने में मदद कर सकता है, लेकिन मैं केवल एक शर्त पर ऐसा करूंगी। मोहक लड़की ने चेन जियांग की ओर एक आकर्षक आंख मारी, जिससे चेन जियांग की इच्छा थोड़ी बढ़ गई। फिर भी इन शब्दों ने उसे थोड़ा चौंका दिया। हालांकि उसे कुछ अनिश्चितता महसूस हुई। वह देख सकता था कि ये दोनों लड़कियां बहुत मजबूत थीं, लेकिन चूंकि वे इस समय घायल थीं और हिल भी नहीं सकती थीं, तो वे दूसरों की मदद कैसे कर पाएंगी। सुंदर ठंडी लड़की की आंखें चमक उठीं। बेटे, मैं तुम्हें एक चरम यिन दिव्य शिरा भी दूंगी और तुम्हें शैतानी अभ्यास करना सिखाऊंगी। मेरे शैतानी अभ्यास मेरी छोटी बहन के दिव्य अभ्यासों से कुछ अलग नहीं हैं। उसने उसकी आंखों में देखा, हम दोनों में से कोई भी तुमसे झूठ नहीं बोलेगा। ये हमारे नीचे है। चेन जियांग का शरीर कांप उठा। केवल प्रतिभाशाली लोग ही उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक नसों के साथ पैदा होते हैं। लेकिन उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक नसों के ऊपर गहन शिराएं थीं। गहन शिराओं के बाद स्वर्गीय शिराएं थीं, उसके ऊपर दिव्य शिराएं थीं। दिव्य शिराएं होना लगभग स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध जाने जैसा था। क्या गिरने से तुम्हारे सिर में कहीं चोट लग गई है? मेरा मजाक मत उड़ाओ। हो सकता है कि मेरे पास हुनर न हो, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। हालांकि वे ताकत में चेन जियांग से कहीं ज्यादा थे, लेकिन उसने उन पर विश्वास नहीं किया। यदि आप इन्हें प्राप्त कर लेते हैं तो एक दुर्जय साधक बनना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। हालांकि बाद में आपको हमारी ताकत बहाल करने में हमारी मदद करनी होगी। मोहक लड़की ने चेन जियांग को अंदर तक हिलाते हुए कहा। ठंडी लड़की बोली, हम पर एक निजी दुश्मन ने हमला किया और हम बुरी तरह घायल हो गए। अब हम हिलने डुलने में असमर्थ हैं और हमने अपनी पिछली ताकत भी खो दी है। इसके अलावा यहाँ भयानक राक्षस जानवर छिपे हुए हैं, इसलिए हमें जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। उनकी मेरिडियन, हड्डियाँ, डेंटियन और आंतरिक अंग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। ये कहा जा सकता है कि वे पूरी तरह से नष्ट हो गए थे, और यह एक व्यक्तिगत दुश्मन के साथ लड़ाई के कारण था जिसने पृथ्वी और पहाड़ों को भी हिला दिया था। इससे चेन जियांग कांप उठा। चेन जियांग का आना निस्संदेह उनके लिए इस जगह को छोड़ने का एक अच्छा अवसर था। वे जानते थे कि इस जगह पर अक्सर राक्षस जानवरों का आतंक रहता था और चूंकि वे रक्षाहीन थे, इसलिए वे कभी भी इन राक्षस जानवरों का भोजन बन सकते थे। तुम्हें अब हम पर विश्वास करना ही होगा, अन्यथा तुम अपने जीवनकाल में कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। मोहक लड़की ने गंभीरता से कहा। चेन जियांग को उन दोनों की कही बातों को स्वीकार करना मुश्किल लगा। यिन और यांग दिव्य शिराएं प्राप्त करना और साथ ही मुफ्त में शैतानी और दिव्य कौशल प्राप्त करना एक हास्यास्पद विचार था। लेकिन सब कुछ सोचने के बाद वह केवल उनकी कही बातों पर विश्वास करने का विकल्प चुन सकता था। चेन जियांग ने एक कड़वी आह भरते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ खेल नहीं रहे हैं। इस बच्चे का नाम चेन जियांग है, मैं अपनी दो बड़ी बहनों को क्या संबोधित करूं? ठंडी सुंदरता ने कहा, बाय यूयू। 2 आकर्षक मुस्कान के साथ मोहक लड़की ने कहा, सू मे याओ। 3 चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, ये नाम वाकई आप पर फिट बैठते हैं। ठीक है, हमारा अगला कदम क्या है? सू मेयाओ ने कहा, हमें पहले एक रक्त विलेख बनाना होगा जो सुनिश्चित करेगा कि दोनों पक्ष एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। हम ऐसा करेंगे क्योंकि हमें बहुत लंबे समय तक एक साथ रहना होगा। हमारी दिव्य नसों को आपको हस्तांतरित करना हमारे लिए बहुत आसान बात है। वरिष्ठ बहन और मेरे पास दोहरी दिव्य नसें हैं। आपको उनमें से एक देने से हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दोहरी दिव्य नसें। इसके अलावा उन दोनों के पास ये थीं। चेन जियांग का मुंह फड़क रहा था। इससे यह विश्वास करना और भी मुश्किल हो गया। हालांकि साथ ही उसका दिल भी कुछ हद तक उत्साहित था, क्योंकि ये दो दुर्जय लड़कियां बहुत लंबे समय तक उसके साथ रहेंगी और किसी भी आदमी के लिए यह एक सपना सच होने जैसा होगा, लेकिन उन्हें अपनी ताकत बहाल करने के लिए अभी भी उस पर निर्भर रहना था। बायूयू ने कहा, हम नहीं समझते कि दूसरा व्यक्ति कैसा है और इससे विनाशकारी घटनाओं को रोकने के लिए रक्त विवाह आवश्यक है।
सु मेयाओ ने रक्त विलेक के बारे में सामान्य बातें बताईं और फिर रक्त विलेक के चरणों को विस्तार से समझाया। रक्त विलेक सरल था। सबसे पहले किसी जानवर की खाल को उसके रक्त में भिगोएं और फिर उस पर रक्त विलेक टोटेम बनाएं। उसके बाद रक्त विलेक पर अनुबंध की सामग्री लिखें, फिर तीनों को रक्त विलेक पर रक्त चढ़ाएं और प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। रक्त विलेक आत्मा के साथ एक अनुबंध बनाएगा। इससे व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ अनुबंध को देख सकेगा। खून के इस कृत्य ने चेन जियांग को सदमे में डाल दिया। केवल इस समय उसे विश्वास हुआ कि इन दोनों ने जो कहा वह सच था। उसका दिल भी उत्साह से भर गया, क्योंकि अब से वह इन सुंदरियों के साथ बहुत लंबे समय तक रहेगा। इसके अलावा ये सड़ी हुई नमकीन मछली न केवल असफलता से खड़ी हो सकती है, बल्कि तियानशान को भी उलझ सकती है। 4. इसके बाद दिव्य स्वरूप वाली दोनों लड़कियों और चेन जियांग ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। बहनों, आप हिल नहीं सकती क्योंकि आपकी हड्डियों और मेरिडियंस पर बहुत गंभीर घाव हो गए हैं, है न? चेन जियांग ने पूछा जब उसने हेल स्पिरिट ग्रास को उठाया। ये हेल स्पिरिट ग्रास मांस और हड्डियों को फिर से उगाने के लिए जानी जाती थी और यह चोट से उबरने में मदद करती थी। बाई यूयू ने सिर हिलाते हुए कहा, हमारा दुश्मन बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वह वेश्या खून के कारण हमें सीधे नहीं मार सकती थी, इसलिए उसने हमारी शक्तियों को नष्ट कर दिया और फिर हमें अपनी मौत का इंतजार करने के लिए यहाँ बैठा दिया। चेन जियांग के आगमन ने निस्संदेह उन्हें बचा लिया था, इसलिए वे अपनी अनावश्यक दिव्य शिराओं को चेन जियांग को हस्तांतरित करने के लिए तैयार थे। चेन जियांग भय से ग्रस्त था। ये दो रहस्यमय लड़कियां दोहरी दिव्य नसों के साथ पहले से ही बहुत दुर्जय थीं, लेकिन उनका दुश्मन उनसे भी अधिक शक्तिशाली था और उसने उन्हें उनकी वर्तमान स्थिति में डाल दिया था। मैंने ऊपर चट्टान पर ये हेल स्पिरिट ग्रास उठाया है। क्या यह आपको अपनी चोटों से उबरने में मदद करेगा? चेन जियांग ने पूछा। चूंकि उसके पास जल्द ही 2 दिव्य शिराएं होंगी, इसलिए हेल स्पिरिट ग्रास का अब कोई महत्व नहीं रह गया था। सु मेयाओ का चेहरा खुशी से भर गया और उन्होंने कहा, हाँ, निश्चित रूप से इससे हम आगे बढ़ सकेंगे। चेन जियांग मुस्कुराया। उसके चेहरे पर एक सरल और ईमानदार मुस्कान थी। जैसे ही उसने नरक आत्मा घास का आधा हिस्सा निकाला, उसने इसे 2 टुकड़ों में विभाजित किया और दोनों महिलाओं को खिला दिया। दोनों सुंदरियों को खिलाने से चेन जियांग काफी खुश हुआ। यद्यपि नरक आत्मा घास दोनों की चोटों को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकती थी, लेकिन कम से कम यह उनकी हड्डियों को बिना किसी आंतरिक व्यवधान के ठीक होने देगी, जिससे वे स्वतंत्र रूप से चल सकेंगे, लेकिन वे अभी भी अपनी ताकत वापस पाने में सक्षम नहीं होंगे। बहनों, आपकी पृष्ठभूमि क्या है और आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? चेन जियांग को भी इसी बात की सबसे अधिक जिज्ञासा थी। बाई यूयू ने उसे एक आंख से ठंडे अंदाज में देखा। अनुबंध में ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि हमें तुम्हें इस बारे में बताना है, मुझे तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। सु मेयाओ ने अपने बालों को व्यवस्थित करते हुए धीरे से कहा, ये ऐसी बातें हैं जो तुम्हें नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि इससे तुम बहुत व्यापक रूप से प्रभावित हो जाओगी। तुम अभी भी छोटी हो। अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने से तुम्हारे लिए केवल घातक आपदा ही आएगी, जो हम में से किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। अब चलो दिव्य शिराओं को स्थानांतरित करते हैं। टिप्पणियां 1 एकली इक्वल्स 500 मीटर। 2 बाई यूयू इक्वल्स यूयू का अर्थ है ठंडे स्वभाव का प्रतिनिधित्व करने वाला दूर। 3 सु में याओ इक्वल्स में याओ का अर्थ है आकर्षक जेड जो मोहक स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है। 4 तियानशान इक्वल्स यहाँ तियानशान को केवल संदर्भ के रूप में उपयोग किया गया है और यह कुछ इस तरह दिखता है। दिव्य शिरा स्थानांतरण की तैयारी के लिए चेन जियांग जमीन पर बैठ गया, अपने पैरों को पार किया और अपनी आत्मिक शक्ति को केंद्रित किया। यूयू और सु मेयाओ दोनों के नाजुक हाथ चेन जियांग के पेट पर दबे हुए थे। उनके खूबसूरत हाथों से एक काली और एक सफ़ेद धुंध निकल रही थी। काली धुंध बाई यूयू की चरम यिन दिव्य शिरा थी, जबकि सफ़ेद धुंध सु मेयाओ की चरम यांग दिव्य शिरा थी। दोनों की शक्ल रहस्यमयी थी। चेन जियांग के शरीर के भीतर एक सफ़ेद और एक काली धारा दिखाई दी, जो उसकी मांसपेशियों, हड्डियों और मेरिडियन के माध्यम से तरंगों में बेतरतीब ढंग से फैल रही थी। जैसे जैसे वे प्रसारित होते गए, उसका शरीर धीरे धीरे मजबूत होने लगा, लहर दर लहर, और अंत में सफ़ेद और काली क्यूई उसके डेंटियन में एकत्र हुई, जिससे ताइची यिन यांग आरेख बन गया। ये यिन और यांग दिव्य शिराएं थीं। जब सु मेयाओ और बाई यूयू ने चेन जियांग के साथ चरम यिन और यांग दिव्य नसों को सफलतापूर्वक जुड़ते देखा, तो वे उत्साहित हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने शुरू में सोचा था कि चरम यिन और चरम यांग दिव्य नसों का विलय बहुत मुश्किल होगा। उनके लिए यह एक प्रयोग था, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि क्या होगा, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से इसके सफल होने की उम्मीद नहीं की थी। सु मेयाओ और बाई यूयू ने धीरे धीरे अपने हाथ पीछे खींचे और चेन जियांग से सफ़ेद और काले रंग की धुंध उठती देखी। उन दोनों के चेहरे पर जटिल और हैरान करने वाले भाव थे। बहनों के ज्ञान के अनुसार ऐसा कोई भी व्यक्ति कभी नहीं हुआ है जिसके पास यिन और यांग दोनों दिव्य शिराएं एक साथ मौजूद हों। इस समय उन्हें एहसास हुआ कि यह बच्चा, जब तक वह लगन से साधना करता है, एक दिन सार्वभौमिक रूप से बेजोड़ गुरु बन जाएगा। चेन जियांग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं।
उसने अपने जीवन में कभी इतना सहज और मजबूत महसूस नहीं किया था। तो यह एक दिव्य शिरा है। आह, ये बहुत अच्छा लगता है। बाद में मैं सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश कर सकूंगा। चेन जियांग कुछ उत्साहित था और उसके चेहरे पर एक अजीब और बुरी मुस्कान चमक उठी, जो उसके पहले के सरल और ईमानदार रूप की तुलना में बहुत ही खराब लग रही थी। इसने दो सुंदरियों के दिलों को चिंता से भर दिया। साधकों की इस दुनिया में नश्वर मार्शल क्षेत्र को 10 चरणों में विभाजित किया गया है। क्यूई शोधन, शमन शरीर, मार्शल शरीर, खुली नस, सच्ची क्यूई, दिव्य भावना, सच्ची आभा, दिव्य शक्ति, सच्चा रूप और अंत में पूर्णता। नश्वर मार्शल क्षेत्र के ऊपर सच्चा मार्शल क्षेत्र है। सच्चे मार्शल क्षेत्र तक पहुंचना कई साधकों का सपना होता है। उस क्षेत्र में पहुंचने के बाद व्यक्ति अत्यधिक शक्ति से भर जाएगा और उसका जीवनकाल 1000 साल तक बढ़ जाएगा। चेन जियांग वर्तमान में नश्वर मार्शल क्षेत्र के तीसरे स्तर, मार्शल बॉडी स्टेज पर था। लंबे समय से वह नश्वर मार्शल क्षेत्र के चौथे स्तर, ओपनिंग वेन स्टेज में प्रवेश करने में असमर्थ था। सच्चा मार्शल क्षेत्र, इससे तो दिव्य शिरा का अपमान होगा, बाई यूयू ने तिरस्कार के साथ कहा। सू मेयाओ ने चेन जियांग को गंभीरता से देखा। तुम्हारे पास यिन और यांग दिव्य शिराएं हैं, तुम्हारा दृष्टिकोण अधिक खुला होना चाहिए। इस दुनिया में शक्ति कभी भी पूरी तरह से आगे बढ़ना बंद नहीं करती है। कई अलग अलग दुनियाएं हैं। तुम वर्तमान में चेनवू मुख्य भूमि में हो और यह नश्वर दुनिया में जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है। तुम्हें अनुबंध याद रखना होगा। तुम्हें हमारी ताकत बहाल करने में हमारी मदद करनी होगी। यह कोई आसान काम नहीं है। चेन जियांग ने बार बार सिर हिलाया और कहा, जब तक मैं जीवित हूं, मैं निश्चित रूप से अनुबंध को पूरा करूंगा और आप दोनों बहनों की ताकत बहाल करूंगा। बाई यूयू ने संतोष से सिर हिलाया। हमारी ताकत को बहाल करने का सबसे तेज तरीका डैन का उपयोग करना है, और वे बहुत उच्च रैंकिंग वाले डैन होने चाहिए। हमारी ताकत बहाल होने के बाद अनुबंध पूरा हो जाएगा। उस समय हम अपना बदला लेने में सक्षम होंगे। चेन जियांग को थोड़ा खोया हुआ महसूस हुआ, लेकिन अगर दोनों सुंदरियां उसके साथ रहीं तो यह निश्चित रूप से खुश होने वाली बात थी। सू मेयाओ ने अपने खूबसूरत बालों से एक अंगूठी निकाली और चेन जियांग की ओर फेंकते हुए कहा, इस पर खून की एक बूंद डालो और ये तुम्हें अपना मालिक पहचान लेगा। इस अंगूठी का इस्तेमाल स्टोरेज पाउच का इस्तेमाल करने जैसा है, इसलिए मेरी बड़ी बहन और मुझे इसमें डाल दो, फिर तुम वापस ऊपर चढ़ सकते हो। तुम्हें यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए, इस जगह पर अक्सर राक्षस जानवर आते रहते हैं। उस पर खून टपकाते हुए चेन जियांग ने अंगूठी के साथ एक अनुबंध स्थापित किया। अंगूठी के अंदर की जगह बहुत छोटी थी, फिर भी चेन जियांग के ज्ञान में पौराणिक भंडारण रिंगों के पास समुद्र जितना विशाल स्थान होना चाहिए। हालांकि इस भंडारण उपकरण में जीवित प्राणियों को रखा जा सकता था। इससे चेन जियांग को आश्चर्य हुआ। आम भंडारण थैलियां बहुत दुर्लभ थीं और अमर पहाड़ों में संप्रदायों द्वारा वितरित की जाती थीं। जबकि वे दुर्लभ थे, वे निश्चित रूप से जीवित प्राणियों को अंदर नहीं रख सकते थे। मेयाओ के शब्दों के अनुसार उसने दोनों महिलाओं को स्टोरेज रिंग में रखा। जैसे ही उसने इसे अपनी उंगली पर पहना, अंगूठी अदृश्य हो गई। इससे चेन जियांग को इसकी और भी अधिक प्रशंसा हुई। दान खाया और भरपूर सहनशक्ति के साथ वह चट्टान पर चढ़ना शुरू कर दिया, जिससे उसके नीचे डेथ क्यूई से भरा रसातल निकल गया। उसके लिए यह एक बहुत ही कठिन चुनौती थी। चट्टान पर चढ़ने से चेन जियांग और भी उदास हो गया, क्योंकि वह काली डेथ क्यूई के कारण कुछ भी नहीं देख पा रहा था, जिससे चढ़ाई की कठिनाई भी बढ़ गई थी। पूरे दिन चली कठिन चढ़ाई के बाद चेन जियांग आखिरकार शिखर पर पहुंच गया। अब जब उसने चढ़ाई पूरी कर ली थी तो उसे एहसास हुआ कि दिव्य शिराओं के कारण ये वास्तव में इतना कठिन नहीं था। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ रहा था, उसने बड़ी मात्रा में स्पिरिट क्यूई को अवशोषित किया, जो उसके शरीर में प्रवेश कर गई और थकान को दूर कर दिया, जिससे वह पूरी चढ़ाई के दौरान ड्रैगन की तरह ऊर्जावान और बाघ की तरह क्रूर बन गया। वह शहर की ओर वापस चल पड़ा। रिंग के अंदर बाई यूयू और सू मेयाओ को नहीं देख पा रहा था, फिर भी वह उन्हें महसूस कर पा रहा था। बहनों, आप मुझे वे दैवीय और शैतानी व्यायाम कब सिखाने वाली हैं? चेन जियांग ने अधीरता से पूछा, क्योंकि वह उन दैवीय और शैतानी व्यायामों के बारे में बहुत उत्सुक था। इस समय तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है, इसलिए तुम शैतानी अभ्यासों का सामना नहीं कर पाओगे, बाई यूयू ने बर्फीली आवाज में कहा। सू मेयाओ ने कहा, आप कभी भी दिव्य अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको घर लौटना चाहिए। मैं आपको कीमिया सिखाने की भी योजना बना रहा हूँ। चेन जियांग मन ही मन बहुत खुश हुआ और जितनी तेजी से भाग सकता था भागने लगा। दक्षिणी मार्शल साम्राज्य के दक्षिणी भाग में 10 लाख की आबादी वाला वह शहर काफी बड़ा और समृद्ध था। ये वह स्थान भी था जहां दक्षिणी मार्शल साम्राज्य का प्रसिद्ध मार्शल आर्ट परिवार चेन परिवार रहता था। चेन परिवार का इतिहास कई हजार साल पुराना था और आज भी उनकी ताकत काफी मजबूत थी। बहुत समृद्ध विरासत के साथ वे कई हजार साल तक जीवित रहने में सक्षम थे, जिसने उनकी ताकत को साबित किया। चेन परिवार भी बहुत अमीर था और वह शहर के अंदर वे सबसे शक्तिशाली आर्थिक शक्ति हैं।
चेन परिवार का विला कई हजार एकड़ जमीन पर फैला हुआ है, जिसमें अनगिनत आंगन और कई बगीचे हैं। ये पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ था, इसलिए अगर कोई चुपके से अंदर जाना चाहे तो वह खो जाएगा। त्यानहू पाक, कोई भी अनुमान लगा सकता है कि यह हवेली चेन त्यानहू की है। एक चेन परिवार के सदस्य के रूप में एक प्रमुख स्थान होने के नाते एक विशाल घर का मालिक होना उस व्यक्ति के लिए एक सामान्य बात है। पिताजी, मैं वापस आ गया हूँ। चेन जियांग वापस लौटा और लाइब्रेरी में भागा, क्योंकि वह जानता था कि उसके पिता हमेशा वहाँ रहते हैं। चेन त्यानहू ने हंसते हुए कहा, तुम बदबूदार बदमाश, तुम आखिरकार वापस आ गए। क्या तुम्हें पता है कि यहाँ एक छोटी सी सुंदरता तुम्हारा इंतजार कर रही है? क्या तुम्हें अभी भी जू परिवार की छोटी लड़की याद है? तुम्हारी छोटी पत्नी। चेन जियांग की भौहें सिकुड़ गईं। उसके दिमाग में एक आकर्षक छोटी लड़की थी, जिसकी त्वचा जेड जैसी थी, जिसके साथ वह तब खेला करता था जब वह केवल 5 या 6 साल का था। पिताजी, आपका मतलब जू है? शियान शियान, चेन जियांग ने जू परिवार की लड़की को याद करते हुए पूछा। जब वह छोटी थी तब वह चेन परिवार से मिलने आती थी। उस समय वह और चेन जियांग दोनों पूरे दिन खेलते थे। दोनों ने बहुत अच्छा समय बिताया और बाद में उनके परिवारों ने उनकी शादी तय कर दी। चेन त्यानहू ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, वह छोटी लड़की विला में है। जैसे ही आप जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए बाहर गए थे, वह आई और मुझसे आपसे मिलने की अनुमति देने की विनती की। चेन त्यानहू ने मुस्कुराते हुए खिड़की से बाहर देखा और यह कहा। चेन जियांग ने अपने पिता की निगाह का अनुसरण किया और एक लड़की को देखा, जिसकी त्वचा जेड की तरह थी। वह बाहर आंगन में चल रही थी। लड़की के लंबे बाल थे, पूरे शरीर पर सफ़ेद लबादा था और वह चमकते हुए सुनहरे आभूषणों से सजी हुई थी। लड़की की पोशाक देखकर, जो किसी परी के समान थी, चेन जियांग उसकी सुंदरता से चकित हुए बिना नहीं रह सका। वह लड़की केवल 14 या 15 साल की थी, फिर भी उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफ़ेद थी, जो उसे एक सुंदर रूप दे रही थी और लोगों को अपनी नज़रें उससे हटाने में असमर्थ बना रही थी। जब लड़की ने खिड़की से चेन जियांग को देखा तो उसका सुंदर चेहरा खुशी से भर गया। वह आकर्षक ढंग से चिल्लाई, भाई जियाओ जियांग। उसकी आवाज़ कोमल और जीवंत थी, जो किसी भी व्यक्ति की आत्मा को मोहित करने में सक्षम थी। चेन जियांग ने स्वीकार किया कि हालांकि यह लड़की छोटी थी, चाहे वह स्वभाव हो या उपस्थिति, वह रिंग के अंदर 2 सुंदरियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो सकती थी। इस तथ्य को छोड़ दें कि यह लड़की अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी। चेन जियांग ने लार निगल ली और सूखी हंसी के साथ कहा, यह वास्तव में एक वयस्क महिला के 18 परिवर्तन है। मैंने नहीं सोचा था कि यह छोटी लड़की परी में बदल जाएगी। ये लड़की जू परिवार की स्वर्ग की प्यारी बेटी थी, जू जियानजियान। ये लड़की मेरी मंगेतर है। चेन जियांग ने उत्साह से अपने दिल में चिल्लाया। अगर यह पहले होता तो चेन जियांग को अपने दिल में सिकुड़न महसूस होती, क्योंकि उसके पास कोई आध्यात्मिक नसें नहीं थीं। लेकिन अब उसके पास यिन और यांग दिव्य नसें थीं। जब तक उसे समय दिया जाता, मार्शल आर्ट के शिखर स्तर को प्राप्त करना अब सिर्फ एक कल्पना नहीं रह गई थी। जू जियानिक्सियन हल्के से मुस्कुराए और उसके गालों पर छोटे छोटे डिंपल उभर आए और साथ ही एक आकर्षक लाली भी आ गई, जिससे चेन जियांग फिर से विचलित हो गया। चेन त्यानहू ने हंसते हुए चेन जियांग के कंधे को थपथपाते हुए कहा, तुम दोनों मिल सकते हो। चेन जियांग हंसते हुए जल्दी से लाइब्रेरी से बाहर भाग गया। आंगन में आकर चेन जियांग ने बिना किसी विनम्रता के जू को पकड़ लिया, जियानिक्सियन के नर्म सुंदर हाथों को पकड़ लिया और फिर जल्दी से उसे अपने पिता की दृष्टि की रेखा से बाहर ले गया, जैसे कि वे अपने छोटे से समय में कुछ बुरी चीजें करने जा रहे थे। चेन जियांग छोटी परी के साथ अपने घर आया और जाते समय चेन परिवार के कई अन्य बच्चों को ईर्ष्यालु बना दिया। जियानिक्सियन, आप चेन परिवार के साथ कब तक रहने वाले हैं? चेन जियांग ने हंसते हुए पूछा और जू को दबाया जियानिक्सियन का प्यारा डिंपल वाला चेहरा। जू जियानिक्सियन ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, जियो जियांग भाई, मेरे पिता और मैं आपसे बात करने के लिए वोहू शहर आए हैं, इसलिए हम ज़्यादा देर तक नहीं रुकेंगे। बचपन के दौरान जू जियानिक्सियन को एक अजीब बीमारी हो गई और वह इलाज के लिए वोहू शहर आया। उस समय जू जियानिक्सियन का शरीर कमज़ोर था और वह पतली और कमज़ोर दिखती थी, इसलिए चेन और जू में परिवार में उसे अक्सर तंग किया जाता था। केवल चेन जियांग ही उसकी अच्छी देखभाल करता था और उसके साथ खेलता था। उस दौरान उसे बहुत खुशी हुई। उसने उसे मजबूत बनने के लिए प्रोत्साहित भी किया ताकि वह अपनी बीमारी से लड़ सके और उसे कुछ कीमती दान भी दिए। ये चीज़ें जू में उत्कीर्ण की गई थी। जियानिक्सियन के दिल में एक गहरी छाप थी और जब वह जानती थी कि चेन जियांग के पास कोई आध्यात्मिक शिरा नहीं है और इस प्रकार मार्शल आर्ट में उसका कोई भविष्य नहीं है, तब भी उसने चेन जियांग से शादी करने का फैसला किया। चेन जियांग कुछ हद तक असमंजस में था। उसे भी जू पसंद थी, जियांगसियन को बहुत पसंद करते हैं। जब वे बच्चे थे तो दोनों परिवारों को पता था कि चेन जियांग के पास आध्यात्मिक नसें नहीं थीं, इसलिए चेन जियांग के पास कोई खेलने वाला साथी भी नहीं था। इसलिए वह और जू जियानिक्सियन एक ही फली के 2 मटर के समान थे।
भाई शियाओ जियांग, मेरे परिवार ने मुझसे शादी को खत्म करने के लिए कहा, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे याओ परिवार से मिलने और उनकी युवा कीमिया प्रतिभा से मिलने के लिए भेजा। जू जियानिक्सियन ने चेन जियांग के चेहरे का रंग बदलता हुआ देखा और हंसते हुए कहा, निश्चिंत रहो, मैं याओ परिवार के उस बदमाश से शादी करने के बजाय मरना पसंद करूंगी। इसके अलावा मैंने सुना है कि उसका चरित्र बहुत बुरा है। संपूर्ण दक्षिण मार्शल साम्राज्य में जू जियानिक्सियन को जीनियस लोगों में जीनियस माना जाता था। उसकी साधना नश्वर मार्शल क्षेत्र के छठे स्तर पर थी और वह केवल 14 वर्ष की थी। दूसरी ओर याओ परिवार में भी एक 16 वर्षीय जीनियस था जो डांस को परिष्कृत करने में सक्षम था। सभी की नज़र में वे एक आदर्श जोड़े की परिभाषा थे। चेन जियांग बहुत शांत था। अब उसके पास यिन और यांग दिव्य शिराएं थीं और 2 अज्ञात लेकिन दुर्जेय महिलाएं उसके शिक्षक के रूप में थीं, इसलिए अब उसे विश्वास था कि थोड़े समय में वह याओ परिवार के युवा की मियागर को पकड़ सकता है। जू को छूते हुए मुस्कुराया जियानिक्सियन के सुरुचिपूर्ण आकर्षक गालों को सहलाते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, जियानिक्सियन, तुम याओ परिवार के पास जाओ और कहो कि तुम्हारा पहले से ही एक मंगेतर है, और अगर वह फिर भी स्वीकार करने से इनकार करता है तो उससे कहो कि वह आकर मुझे चुनौती दे। चेन जियांग को इतना आत्मविश्वासी देखकर जू ने कहा। जियानिक्सियन बहुत खुश हुई। वह अपने पैर की उंगलियों पर खड़ी हुई और चेन जियांग के होठों को चूमा, फिर अपना सिर झुकाते हुए कहा, भाई जियो जियांग, आपको मजबूत बनना होगा। मुझे अपने परिवार की चिंता है क्योंकि वे हमें अलग करने में संकोच नहीं करेंगे। जू जियानिक्सियन आंगन में एक निगल की तरह शान से चली गई। उसकी चाल चुस्त और सुरुचिपूर्ण थी, लेकिन साथ ही चेन जियांग को एक मूर्ख की तरह विचलित कर रही थी। उसके दिमाग में जू की छवि जियानिक्सियन उसके होठों को चूमते हुए दिखाई दिया। चेन जियांग ने अपने होंठ चाटे और मुस्कुराते हुए कहा, वह छोटी लड़की बहुत बड़ी हो गई है। टिप्पणियाँ। टू नू दाशिबा बयान, शाब्दिक अर्थ, एक वयस्क महिला के 18 परिवर्तन। अर्थ इक्वल्स वे सभी परिवर्तन जिनसे एक लड़की महिला बनने के दौरान गुजरती है। छोटे लड़के, तुम कहते हो कि तुम्हारी छोटी परी आकर्षक है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों आकर्षक हैं? चेन जियांग के दिमाग में एक आकर्षक आवाज गूंजी। यह आवाज सू मेयाओ की थी। चेन जियांग ने 2 बार खांसी और सूखी हंसी के साथ कहा, जब तक मेरी पत्नी सुंदर है, हा हा। बेशक, आप दोनों निश्चित रूप से सुंदर हैं। ओह हाँ, बहन मेयाओ, जल्दी करो और मुझे वे दिव्य व्यायाम और कीमिया सिखाओ। तुम विकृत व्यक्ति हो, तुम क्या कहना चाह रहे हो? सू मेयाओ ने थूकते हुए कहा। कुछ नहीं। चेन जियांग ने अपना चेहरा खुजलाते हुए मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब सी झलक दिखाई दी। जू को रोकने के लिए जियानिक्सियन को निराश होने से बचाने के लिए चेन जियांग ने अपने प्रयासों को दोगुना करने और दिन रात खेती करने का इरादा किया। चेन जियांग की उंगली पर अदृश्य अंगूठी से अचानक आभा की एक हल्की सी झलक दिखाई दी। जब बाई यूयू और सू मेयाओ दोनों उसके सामने प्रकट हुए, दोनों ने ही शानदार और सुरुचिपूर्ण बैंगनी वस्त्र पहने हुए थे। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि ये कपड़े पहले से ही अंगूठी के अंदर मौजूद थे। इस समय दोपहर का सूरज बहुत कठोर था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दोनों खूबसूरत लड़कियां उस कष्टदायक धूप का आनंद ले रही थीं। यहाँ के आसपास आत्मा क्यूई वास्तव में खराब है। यदि आप डैन पर भरोसा नहीं करते हैं तो आपके लिए सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश करना बहुत मुश्किल होगा। सू मेयाओ ने गर्म सूरज की ओर देखते हुए बड़बड़ाया। चेन जियांग इस बात से थोड़ा उलझन में था कि दोनों लड़कियां अपनी मर्जी से रिंग में कैसे आ जा सकती थीं। इसके अलावा वे रिंग के अंदर से आवाज़ें भी सुन सकती थीं। चेन जियांग उनके साथ छोटे से घर में दाखिल हुआ। अंदर का हिस्सा बहुत बड़ा नहीं था, सिर्फ एक हॉल और 4 कमरे थे। विशाल चेन फैमिली एस्टेट की तुलना में ये वास्तव में काफ़ी छोटा माना जाता था। छोटे से हॉल में सू मेयाओ और बाई यूयू चेन जियांग द्वारा तैयार की गई स्पिरिट चाय की चुस्की ले रहे थे। ये चेन जियांग के निजी संग्रह से थी और वह आमतौर पर इसे पीने से कतराता था। यहाँ आत्मा क्यूई वास्तव में बहुत कम है। यदि आप अपनी ताकत को जल्दी से बढ़ाना चाहते हैं तो आपको डैन पर निर्भर रहना होगा, लेकिन इससे पहले आपको सच्ची क्यूई लपटों एक को विकसित करना होगा। चूंकि आपके पास यिन और यांग दिव्य शिराएं हैं, इसलिए यह आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, सू मेयाओ ने कहा। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, कृपया बहन मेयाओ, मुझे सलाह दीजिए। आओ, मैं तुम्हें ताइची दिव्य व्यायाम 4 और 4 प्रतीकों का दिव्य व्यायाम सिखाऊंगी। सू मेयाओ ने अपने बालों को सहलाते हुए आकर्षक आवाज में कहा। वह इशारा वाकई आकर्षक और मनमोहक था और थोड़ा बहुत चुलबुला भी। चेन जियांग की लगभग असीम क्षमता के कारण सू मेयाओ उसका पूरा ध्यान चाहती थी ताकि बाद में उसे एक भयंकर सहायक मिल जाए। सू मेयाओ के नाजुक हाथ ने चेन जियांग के माथे को ढक दिया और चेन जियांग के दिमाग में कई सारे पाठ और रून घूम रहे थे। हर एक पाठ अस्पष्ट था और उसे समझना मुश्किल था, लेकिन सू मेयाओ की मदद से उसने अनजाने में ही उन पर महारत हासिल कर ली। सू मेयाओ ने कहा, मैं वर्तमान में अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके आपको साधना के चरण हस्तांतरित कर रहा हूँ। मैं आपको न केवल दिव्य अभ्यास दे रहा हूँ, बल्कि उनके बारे में अपनी समझ भी दे रहा हूँ। आपको बस चरणों का पालन करना है।
चेन जियांग हैरान था, उसने नहीं सोचा था कि सू मेयाओ दिव्य भावना का उपयोग करने में सक्षम होगा। दिव्य भावना का अभ्यास करने के लिए किसी को कम से कम नश्वर मार्शल दायरे के छठे स्तर पर होना चाहिए। यह आध्यात्मिक शक्ति और सच्ची शक्ति को एक साथ मिलाकर संघनित किया जाता है और इसे एक बहुत ही रहस्यमय अदृश्य और राज्यविहीन आध्यात्मिक शक्ति के रूप में वर्णित किया जा सकता है। हमारे बारे में कोई भी बात गोपनीय रखी जानी चाहिए और किसी को भी हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए, आपकी छोटी पत्नी को भी नहीं। बाई यूयू ने गंभीर और ठंडे स्वर में कहा। सू मेयाओ ने आगे कहा, मैं तुम्हें अभी बता दूंगी कि मेरी बड़ी बहन और मेरे कई दुश्मन हैं जो तुम्हारे सिर पर इशारा करके तुम्हें कुचल सकते हैं। इसलिए तुम्हें हमारे राज छुपाने होंगे। साथ ही जब तक तुम मुश्किल में नहीं पड़ जाते, हम रिंग से बाहर नहीं आएंगे। चेन जियांग का दिल कांप उठा, उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसे खतरनाक दो व्यक्तियों को शरण दे रहा है। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया, इससे पहले कि बाई यूयू और सू मेयाओ अचानक गायब हो जाते, रिंग में प्रवेश करते। ताइची दिव्य व्यायाम और 4 प्रतीकों का दिव्य व्यायाम। हालांकि यह पूरे कौशल का केवल एक छोटा सा हिस्सा था, चेन जियांग अभी भी बेहद उत्साहित था। आखिरकार वह किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं जानता था जिसे दिव्य कौशल का अभ्यास करने का अवसर दिया गया हो। मार्शल आर्ट की दुनिया में कौशल को नश्वर स्तर, आत्मा स्तर, गहन स्तर, पृथ्वी स्तर, स्वर्गीय स्तर, पवित्र स्तर और अंत में दिव्य स्तर की सामान्य श्रेणियों में विभाजित किया गया था। उन्हें आगे उच्च और निम्न ग्रेड में विभाजित किया गया है। दान को भी इसी तरह रैंक किया गया है, लेकिन उनमें निम्न और उच्च ग्रेड के साथ साथ एक मध्यम ग्रेड भी शामिल है। स्वर्गीय स्तर के कौशल बहुत दुर्लभ थे और दिव्य स्तर के कौशल और भी दुर्लभ थे। दिव्य व्यायाम आखिरकार केवल पौराणिक देवताओं द्वारा ही किए जाते हैं जिनके पास अथाह दुर्जय और भारी ताकत होती है। कहा जाता है कि वे पृथ्वी पर प्रहार करने के लिए बिजली को बुलाने में सक्षम थे और यहाँ तक कि उन चीज़ों को भी बदल सकते थे जिन्हें स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के रूप में माना जा सकता था, जैसे कि अंतरिक्ष के बहुत ही ताने बाने को तोड़ना। ताइची दिव्य व्यायाम एक नींव निर्माण व्यायाम था और क्यूई खेती का उपयोग करके शरीर को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष था। यह एक बहुत ही गहन और शक्तिशाली मार्शल आर्ट हॉटलॉक है। 4 प्रतीकों का दिव्य अभ्यास 4 भागों में विभाजित किया गया था, अर्थात नीला ड्रैगन, सफेद बाघ, सिंदूर पक्षी और काला कछुआ दिव्य अभ्यास। और ये 4 दिव्य अभ्यास प्रकृति में सहायक थे और मुख्य रूप से अन्य मार्शल कौशल के हमले और बचाव को बढ़ाने में मदद करते थे। उनका अभ्यास करने और उन्हें समझने के बाद उनका उपयोग दुर्जय मार्शल तकनीकों को प्रदर्शित करने के लिए भी किया जा सकता है। चेन जियांग अपने घर के पिछवाड़े में पहुंचा। हरे भरे पेड़ों से घिरे और ताज़ी हवा में सांस लेते हुए वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मौजूद आत्मा क्यूई के सभी 5 तत्वों को स्पष्ट रूप से महसूस करने में सक्षम था। सामान्य आध्यात्मिक शिराओं को विशेषताओं के अनुसार विभाजित किया गया था, लेकिन चेन जियांग की यिन और यांग दिव्य शिराएं दुनिया के सभी 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं और उनमें वे सभी तत्व समाहित हैं, इसलिए वह सच्चे क्यूई के सभी 5 तत्वों का अभ्यास करने में सक्षम था। ताइची दिव्य व्यायाम, हालांकि यह एक गहन हृदय कानून था, सू मेयाओ ने इसके बारे में अपनी समझ को स्थानांतरित कर दिया था, इसलिए उसने जल्दी ही इसमें महारत हासिल कर ली। उसने ताइची दिव्य व्यायाम संचालित किया और उसके डैंटियन में ताइची यिन यांग आरेख तुरंत घूमने लगा। इससे उसके चारों ओर आत्मा क्यूई हिंसक रूप से उसके शरीर में प्रवाहित हुई। किसी भी उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक शिरा के लिए स्पिरिट क्यूई की अवशोषण दर बहुत तेज थी, जबकि दिव्य शिरा के लिए ये गति अकल्पनीय थी। इस समय चेन जियांग गुफा के प्रवेश द्वार पर क्रॉस लेग बैठ गया और ताइची दिव्य व्यायाम संचालित किया। स्पिरिट क्यूई उसके शरीर में प्रवेश कर गई और तुरंत उसे शुद्ध करना शुरू कर दिया। स्पिरिट क्यूई एक शुद्ध सफ़ेद धारा में बदल गई जो उसके शरीर में उसकी हड्डियों, मांसपेशियों और मेरिडियन के भीतर फैल गई, जिससे उसका शरीर मजबूत हो गया। एक दुर्जय मार्शल कलाकार बनने के लिए व्यक्ति को शरीर को आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से शुद्ध करना चाहिए। चेन जियांग अब अपने आंतरिक शरीर को मजबूत कर रहा था और उसका आंतरिक शरीर दुर्जय बलयुक्त एक शक्तिशाली क्यूई धारा उत्पन्न कर रहा था। इसे ट्रू क्यूई 3 के रूप में जाना जाता है। चेन जियांग अनजाने में साधना की अवस्था में प्रवेश कर गया। आत्मा क्यूई उसके शरीर में पागलपन की हद तक बढ़ गई। अगर कोई ये दृश्य देखता तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। नीला ड्रैगन और सफ़ेद बाघ के दिव्य कौशल आक्रमण करने में विशिष्ट थे, जबकि सिंदूर पक्षी दिव्य कौशल मुख्य रूप से आग में विशिष्ट था और काला कछुआ दिव्य कौशल रक्षा में विशिष्ट था। बड़ी सफलता के चरण तक सच्ची क्यूई का अभ्यास करने से डेंटियन में एक रूप का निर्माण होगा, और जैसा कि चेन जियांग आगे 4 प्रतीकों का दिव्य अभ्यास करता है, वह बाद में अपने डेंटियन में 4 दिव्य जानवरों, एक नीला ड्रैगन, सिंदूरी पक्षी, सफ़ेद बाघ और काला कछुआ बनाने में सक्षम हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि चेन जियांग को अकेले ही 4 लोगों के बराबर खेती करनी होगी। हालांकि यह बहुत मेहनत वाला काम होगा, लेकिन सत्ता पर उसकी पकड़ उसी स्तर के अन्य लोगों से कहीं ज़्यादा होगी। जैसे ही उसने ताइची दिव्य व्यायाम का संचालन शुरू किया, स्पिरिट क्यूई को पॉलिश ट्रू क्यूई में परिष्कृत किया, उसके शरीर में बड़ी मात्रा में बाहरी स्पिरिट क्यूई उमड़ पड़ी।
ट्रू क्यूई उसके शरीर के बड़े और छोटे मेरिडियन के अंदर बह रही थी, जिससे उसके मेरिडियन और भी मजबूत हो गए। सुबह हुई और सुखद धूप पिछवाड़े में प्रवेश कर गई और चेन जियांग के शरीर को गर्म कर दिया। उसने अपनी आंखें खोलीं, जो एक पल के लिए बिजली से चमकती हुई प्रतीत हुईं, और उसके शरीर के चारों ओर एक हवा उठी, जिसने सुबह की सफ़ेद धुंध को तितर-बितर कर दिया। उसका शरीर काली गंदगी की एक परत से ढका हुआ था, जिसका अर्थ था कि वह नश्वर मार्शल क्षेत्र के चौथे स्तर में प्रवेश कर चुका था। नश्वर मार्शल दायरे के चौथे स्तर से छठे स्तर तक इसे एक नए चरण की शुरुआत माना जाता था। अब चेन जियांग चौथे स्तर ओपनिंग वेन चरण पर पहुंच गया था। ये चरण पहले उसके लिए अप्राप्य था। चेन जियांग ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। ताइची यिन और यांग आरेख को ध्यान से देखते हुए अपने डेंटियन के भीतर उसने पाया कि 5 सच्चे क्यूई भंवर थे, जिनमें से प्रत्येक एक स्पष्ट कोर के साथ 4 दिशाओं में विभाजित था। आम लोगों के पास केवल एक सच्चा क्यूई भंवर होगा, लेकिन उसके पास वर्तमान में 5 हैं। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसका सच्चा क्यूई कितना ज्वलंत था। जीवंत सच्ची क्यूई की इस डिग्री के साथ उनकी ताकत नश्वर मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर के किसी व्यक्ति के बराबर थी। मैंने अंततः नश्वर मार्शल क्षेत्र के चौथे स्तर में प्रवेश कर लिया है। अब पिताजी को जड़ी बूटियों के लिए उन बूढ़े लोगों से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। चेन जियांग अपनी सफलता के कारण खुश था। जब उसने जू के बारे में सोचा, जियानिक्सियन जो 15 साल की छोटी सी उम्र में नश्वर मार्शल क्षेत्र के छठे स्तर में प्रवेश कर चुका था, उसने तुरंत खुद को शांत कर लिया। याओ परिवार के प्रतिभाशाली युवा कीमियागर द्वारा अपनी मंगेतर पर प्रहार करने के बारे में सोचते हुए चेन जियांग का दिल दृढ़ हो गया। याओ परिवार में जाने और उस तथाकथित प्रतिभाशाली कीमिया मास्टर को चुनौती देने से पहले वह खुद को और अधिक कठोरता से साधना चाहता था। एजियो ड्रैगन दिव्य व्यायाम की साधना शुरू करो, सु मेयाओ ने कहा। चूंकि उसकी दिव्य भावना एक हद तक बहाल हो गई थी, इसलिए वह बाहर चल रही चीज़ों को स्पष्ट रूप से महसूस करने में सक्षम थी। तकनीकी रूप से कहें तो 4 प्रतीकों का दिव्य व्यायाम केवल एक दिव्य व्यायाम था, लेकिन व्यवहार में यह मुक्केबाजी, हथेली की तकनीक, किकिंग तकनीक, चीगोंग और कई अन्य मार्शल आर्ट के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका थी। दिव्य व्यायाम में महारत हासिल करने के बाद दिखाया जाने वाला कौशल पूरी तरह से व्यक्ति पर निर्भर करता है। एजियो ड्रैगन लकड़ी के सच्चे क्यूई के आसपास केंद्रित था और इसमें हवा और प्रकाश दोनों विशेषताएं शामिल थीं। इस प्रकार एजियो ड्रैगन दिव्य व्यायाम की खेती करने से उपयोगकर्ता को मार्शल कौशल डालने की अनुमति मिलेगी, जिसमें हवा या बिजली की शक्ति शामिल है। स्नान करने के बाद चेन जियांग ने एजियो ड्रैगन दिव्य व्यायाम की साधना करने के लिए अपने पिछवाड़े में वापस आने से पहले जल्दी से भोजन किया। ताइची दिव्य व्यायाम और 4 प्रतीकों का दिव्य व्यायाम पहले से ही उसकी आत्मा में एकीकृत थे, इसलिए चाहे वे कितने भी गहन और रहस्यमय हों, वह इसे समझने में सक्षम था। आधे दिन के बाद चेन जियांग अपने शरीर के भीतर एजियो ड्रैगन दिव्य व्यायाम के अनुसार ट्रू क्यूई का संचालन कर रहा था। जल्द ही उसने देखा कि उसका शरीर एक नर्म नीला आभा से भर गया है। कभी कभी इस नीला आभा के भीतर बिजली चमकती थी और समय समय पर चेन जियांग के शरीर से हवा के झोंके निकलते थे। चेन जियांग अब समझ गया था कि लकड़ी से प्राप्त सच्ची क्यूई से प्राप्त प्रकाश और हवा की शक्ति को कैसे मुक्त किया जाए। हालांकि उसके लिए ये स्तर अपर्याप्त था। वह लकड़ी की सच्ची क्यूई को एक भयावह हवा और प्रकाश में बदलने में सक्षम होना चाहता था, जिसका उपयोग एजियो ड्रैगन दिव्य अभ्यास से अन्य मार्शल कौशल के साथ किया जा सके। चेन जियांग ने अपने शरीर के अंदर लकड़ी की सच्ची क्यूई को अपने मेरिडियन में प्रवाहित किया। उसके शरीर से बार बार चक्राकार होकर सच्ची क्यूई अनियमित रूप से आगे बढ़ी, कभी तेज कभी धीमी। कभी कभी यह एक बड़ी नदी के समान थी, फिर भी कभी कभी यह एक छोटी पहाड़ी धारा की तरह धीरे धीरे बहती थी। टिप्पणियाँ। एक सच्ची क्यूई से बनी एक प्रकार की आग जिसका उपयोग रसायन विज्ञान के प्रयोजनों के लिए किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर अधिक जानकारी जोड़ें। 2. यहाँ हृदय नियम सीफा की व्याख्या सूत्र के रूप में की जा सकती है। 3. आंतरिक शरीर द्वारा उत्पन्न क्यूई। 4. व्यायाम मूलतः एक साधना अभ्यास है जो आपको मजबूत बनाता है। 1 माह बाद जैसे ही चांद आसमान में चढ़ा, एक पहाड़ की चोटी पर एक नीली रोशनी चमक उठी। दूर से देखने पर ऐसा लगा जैसे पहाड़ की चोटी पर कोई तारा गिर पड़ा हो। अपनी नई ताकत के बारे में दूसरों को पता न चले, इसके लिए चेन जियांग ने जड़ी बूटियां इकट्ठा करने का बहाना बनाया और इस पहाड़ पर आकर खेती करने लगा। आत्मा क्यूई की बड़ी मात्रा को अवशोषित करने और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मौजूद हवा और बिजली की बेहतर समझ हासिल करने के लिए वह इस पर्वत की चोटी पर आया। इस स्थान पर वह काले बादलों को उठते हुए देख सकता था और तेज हवाओं को महसूस कर सकता था। बादलों के बीच कभी कभी बिजली चमकती थी। अचानक एक वज्रपात सीधे पहाड़ की चोटी की ओर गिरा, मानो उसे नष्ट करने के लिए प्रहार कर रहा हो। यह आश्चर्यजनक दृश्य वास्तव में चेन जियांग द्वारा नीला ड्रैगन दिव्य व्यायाम की साधना का परिणाम था। भयंकर गरजती आंधी और आकाश में गरजती बिजली दोनों ही उसकी साधना के कारण थे।
जिस क्षण बिजली का बोल्ट उसके शरीर पर गिरा, उसने न केवल अपने शरीर को उसकी अत्याचारी शक्ति के माध्यम से परिष्कृत करना शुरू कर दिया, बल्कि समय समय पर वह अपनी ऊर्जा को अपने शरीर में अवशोषित भी कर रहा था। उसकी इस हरकत को आत्मघाती कहा जा सकता है। हर कोई जानता है कि बिजली प्रकृति की सबसे विनाशकारी शक्तियों में से एक है। यहाँ तक कि सच्चे मार्शल क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इसका सामना करने की हिम्मत नहीं करेंगे। फिर भी चेन जियांग एजियो ड्रैगन दिव्य व्यायाम का उपयोग करके साधना कर रहा था और वास्तव में अपनी साधना में सहायता के लिए उस प्राकृतिक बिजली का उपयोग करना चाहता था। यह विचित्र दृश्य आधी रात तक चलता रहा। चेन जियांग का चेहरा, जो दर्द के कारण विकृत हो गया था, अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। उसके कपड़े कई जगहों पर फटे हुए थे और उसके शरीर पर कई काले निशान थे और दरारों से धुआं निकल रहा था। फिर भी उन सभी निशानों के ऊपर एक चमकदार नीली रोशनी चमक रही थी। इस नीली रोशनी में एक मजबूत लकड़ी की विशेषता वाली आभा थी, जिसने बिजली से लगी चोटों से उसके शरीर को ठीक होने में मदद की। चेन जियांग ने कहा, जब तक मैं मजबूत बनूंगा, ये दर्द कुछ भी नहीं है। अपनी मुट्ठी भींचते हुए और अपने दिल में चिल्लाते हुए उसने एक के बाद एक बिजली के झटके से अपने शरीर पर पड़ने वाले दर्द को सहन किया। आकाश को अपने शरीर को बिजली के शक्तिशाली प्रहारों से संयमित करने दिया। यह विधि वास्तव में दिव्य व्यायाम कहलाने लायक है। यह न केवल उपयोगकर्ता के आसपास की दुनिया को प्रभावित करती है, बल्कि यह उपयोगकर्ता के शरीर को बिजली के हमलों से भी प्रभावित करती है, जिससे वह अधिक शक्तिशाली बन जाता है। कई दिन बीत गए। इस दौरान चेन जियांग पर कई बार बिजली गिरी थी। अब उसने आखिरकार अपने शरीर की बुनियादी कसरत पूरी कर ली थी। जैसे ही चेन जियांग ने अपनी आंखें खोलीं, उसकी आंखों में 2 बिजली के बोल्ट चमकते हुए देखे जा सकते थे। उसकी आंखें दृढ़ और दृढ़ थीं। ये वास्तव में एक आश्चर्यजनक दृश्य था। ये निश्चित रूप से एक दिव्य व्यायाम कहलाने लायक है। नश्वर मार्शल अभ्यास इसकी तुलना में फोर्ट के लायक भी नहीं है। सिर्फ 1 महीने में इसने मुझे नश्वर मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम बनाया है। डेंटियन के भीतर घूम रहे 5 सच्चे क्यूई भंवरों का निरीक्षण किया। उनकी तुलना पहले की तुलना में की जाए तो वे पहले से ही बहुत बड़े हो गए थे। चेन जियांग अब अपनी इच्छानुसार सच्चे क्यूई को नियंत्रित कर सकता था। यह नश्वर मार्शल क्षेत्र का 5वां स्तर था, सच्चा क्यूई क्षेत्र। वह 16 साल का था और पहले ही नश्वर मार्शल दायरे के 5वें स्तर पर पहुंच चुका था। कई लोग उसे इस उपलब्धि के लिए एक प्रतिभाशाली व्यक्ति मानते हैं। लाल रंग की सच्ची क्यूई थी, दूसरी हथेली पर नीले रंग की सच्ची क्यूई थी। हाथ में हाथ डालकर आग और लकड़ी की सच्ची क्यूई को नीला ड्रैगन और सिंदूर पक्षी दिव्य व्यायाम के माध्यम से विकसित किया गया था। चेन जियांग को ऐसा लगा जैसे उसने अपनी पुरानी त्वचा उतार दी हो और उसका पुनर्जन्म हुआ हो। उसकी सच्ची क्यूई और उसका शरीर दोनों अब अपनी पिछली अवस्थाओं से अतुलनीय थे। फिर से उसके शरीर को संयमित किया गया था और उसकी सच्ची क्यूई को एक दिव्य अभ्यास के माध्यम से विकसित किया गया था। चेन जियांग को आखिरकार समझ में आ गया कि दिव्य व्यायाम को अमूल्य क्यों माना जाता है। सच में, इन व्यायामों को करके लोग ईश्वरीय शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ आत्मा क्यूई बहुत कम है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी साधना तेजी से आगे बढ़े, तो आप केवल दान पर भरोसा कर सकते हैं। अब जब आप सच्ची क्यूई लपटें छोड़ सकते हैं, तो आप अंततः कीमिया सीखना शुरू कर सकते हैं। सु मेयाओ ने उसे संदेश भेजा। सु मेयाओ और बाई यूयू दोनों चाहती थीं कि चेन जियांग जल्द से जल्द ताकतवर बन जाए। जितनी जल्दी वह ताकतवर होता, उतनी ही जल्दी वे अपनी ताकत वापस पा लेतीं। बहनों को अपनी पुरानी ताकत खोने का डर और लाचारी महसूस हुई। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। अच्छा, अगर यह चेन परिवार का महान युवा गुरु नहीं है। याओ परिवार के प्रतिभाशाली कीमियागर ने आपको चुनौती दी है। वह कीमिया और मार्शल आर्ट दोनों में आपसे प्रतिस्पर्धा करना चाहता है। चेन जियांग ने अभी चेन फैमिली गेट में प्रवेश किया ही था कि एक घमंडी किशोर उसके पास आया और उससे बात करने लगा। चुनौती? ये कब हुआ? चेन जियांग थोड़ा हैरान हुआ। वह कुछ ही दिनों के लिए बाहर गया था। वह किशोर उस पर हंसने लगा, उसकी आवाज़ में तिरस्कार भरा हुआ था। तो तुमने सुना ही नहीं? हम सब ने सोचा कि तुम डर गए हो और छिप गए हो। ये सब 10 दिन पहले हुआ, क्योंकि याओ परिवार के प्रतिभाशाली व्यक्ति को तुम्हारी मंगेतर पसंद आ गई। सच में तुम्हारी किस्मत खराब है। चेन जियांग इस कमीने को पीटने के अपने आवेग को मुश्किल से सहन कर पा रहा था। एक समझदार नकली मुस्कान के साथ उसने जवाब दिया, चेन हुआ, क्या तुम्हें वह समय याद है
जब हम छोटे थे और मैंने तुम्हें तुम्हारे चेहरे पर कुत्ते के मल में गिरा दिया था। क्या तुम सच में अभी भी मुझसे बात करना चाहते हो? वह छोटा सा बदमाश चेन जेनहुआ था, जिसके पिता चेन परिवार की एक शाखा के कमांडर थे। दक्षिणी मार्शल साम्राज्य में चेन परिवार की कई शाखाएं थीं। उक्त परिवारों के कमांडर भी बहुत शक्तिशाली थे और केवल महत्वपूर्ण मामलों के लिए ही चेन परिवार विला में इकट्ठा होते थे। चेन जेनहुआ के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन उसे यह बर्दाश्त करना था। उसकी आवाज में उपहास भरा हुआ था। उसने झपट्टा मारा, बेशक मैं करता हूँ। देखते हैं कि तुम याओ परिवार की प्रतिभा को हरा सकते हो या नहीं। मैं तुम्हारे चेहरे पर वह भाव देखने के लिए बेताब हूं जब तुम अपनी खूबसूरत मंगेतर को खो दोगे। चेन जेनहुआ हंसते हुए चला गया। चेन जांग ने अपने पिता को खोजने के लिए जाने से पहले नागभान सिकुड़ी। वहां जाते समय उसने सुना कि चेन परिवार को किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा है। इसलिए सभी शाखा कमांडरों को बुलाया गया था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। त्यानहु पाक लाइब्रेरी के अंदर चेन जियांग दौड़कर अपने पिता के पास गया और पूछा, पिताजी, क्या ये सच है कि दादाजी ने कुलपति के पद से अपना नाम वापस ले लिया है? चेन त्यानहु ने गरिमापूर्ण तरीके से सिर हिलाया और कहा, ये सच है। आपके दादाजी एकांतवास में चले गए हैं। वे मार्शल आर्ट संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं। चेन परिवार के सभी शाखा कमांडर उनके पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। चेन परिवार के मुखिया का पद छोड़ना मतलब था कि नए मुखिया का चुनाव करना होगा। उस समय कई चीजें होनी तय थीं, क्योंकि कई लड़ाइयाँ होंगी, घायल होना भी अपरिहार्य था। मार्शल आर्ट परिवार का मुखिया बनने पर व्यक्ति को उच्च अधिकार के साथ साथ समृद्ध संसाधन भी प्राप्त हो सकते हैं और इसी कारण से कई लोग इस पद को पाने के लिए बेताब रहते हैं, यहाँ तक कि अपनी जान को भी जोखिम में डाल देते हैं। चेन जियांग के पिता भी कुलपति पद के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे और इस बार चेन जियांग निश्चित रूप से शामिल होंगे। अगर उनके पास पर्याप्त ताकत नहीं है तो यह निश्चित रूप से उनके लिए काफ़ी खतरनाक होगा। चेन परिवार के मुखिया का पद कभी विरासत में नहीं मिला था। यह मुखिया चुनने के लिए प्रतिस्पर्धा पर निर्भर था। आखिरकार इस दुनिया में ताकत का सम्मान किया जाता है और केवल ताकत दिखाने से ही दूसरे लोग आपका अनुसरण करने के लिए तैयार होंगे। इसलिए चेन परिवार के मुखिया पद के लिए दूसरों को केवल ताकत से ही राजी किया जा सकता है। चेन जियांग ने देखा कि चेन त्यानहु का रंग रूप बहुत गरिमा में था, इसलिए उसने सावधानीपूर्वक पूछा, पिताजी, क्या यह आपके लिए कठिन होगा? चेन त्यानहु ने आह भरते हुए कहा, यह वास्तव में बहुत कठिन होने जा रहा है, क्योंकि कई लोग मेरे साथ कुलपति पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जिनमें वे 2 भाई भी शामिल हैं जिनके साथ मेरे कुछ मतभेद हैं। ये कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन याओ परिवार के प्रतिभाशाली व्यक्ति ने भी आपको चुनौती दी है, उसे अस्वीकार करना सबसे अच्छा होगा। अस्वीकार? इस तथाकथित चुनौती के बारे में जानने के बाद चेन जियांग ने मना करने का इरादा नहीं किया। वह अब स्टेज 5 मॉडल मार्शल रियल मार्शल आर्टिस्ट था और दिव्य अभ्यासों का उपयोग करके साधना भी करता था। क्योंकि वह ताई ची दिव्य अभ्यास का उपयोग करके साधना करता है, वह अपनी क्यूयाभा को नियंत्रित कर सकता था और इस प्रकार चेन त्यानहु को यह पता नहीं चल पाया कि उसका बेटा बहुत तेजी से आगे बढ़ गया है। जू परिवार और याओ परिवार को मुझ पर नज़रअंदाज नहीं करने दूंगा। मुझे ये चुनौती स्वीकार करनी होगी। चेन जियांग की नज़र दृढ़ थी, उसकी आंखें युद्ध के इरादे से भरी हुई थीं और उसके शरीर से बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉलिश की हुई सच्ची ची निकली, जिसने चेन त्यानहु की पुतलियां सिकोड़ दी और उसके दिल में आश्चर्य भर गया। वह देख सकता था कि उसका बेटा अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ गया था। चेन त्यानहु को बस यही लग रहा था कि उसके बेटे को रोमांच की सैर करते हुए एक सौभाग्यपूर्ण घटना का सामना करना पड़ा है, लेकिन उसने पूछने से परहेज किया। उसका बेटा मजबूत था और उसके लिए यही काफ़ी था। चेन त्यानहु ने चेन जियांग के कंधों को थपथपाया और हंसते हुए कहा, तुम्हारे पिता तुम्हारा साथ देंगे। तुम्हें याओ परिवार के प्रतिभाशाली लोगों को यह बताना होगा कि आसमान से परे भी कुछ है। चेन जियांग ने खोखली हंसी के साथ कहा, पिताजी, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? हालांकि चेन जियांग के पिता एक आलीशान जीवन जीते थे, लेकिन वे खुद काफ़ी गरीब थे, क्योंकि उनके पिता को चिंता थी कि वे एक प्लेबॉय बन जाएंगे। इसलिए उनके पिता ने उन्हें केवल एक साधारण जीवन जीने की अनुमति दी, जिसके कारण एक प्रतिष्ठित बुजुर्ग का पोता अपनी उम्र के अन्य चेन परिवार के सदस्यों की तुलना में बहुत सादा दिखता था। चेन त्यानहु एक ऐसा व्यक्ति था जो पैसे बर्बाद नहीं करना चाहता था, लेकिन अपनी ताकत बढ़ाने के लिए और चेन जियांग की मदद करने के लिए उसने बहुत खर्च किया। इसलिए उसने चेन जियांग को बेतरतीब ढंग से पैसे खर्च करने की अनुमति नहीं दी। किस लिए? मैं एक स्प्रिट जड़ी बूटी खरीदना चाहता हूँ जिसे मैं रोपकर उगाना चाहता हूँ। चेन जियांग ने आंखें घुमाते हुए फुसफुसाया।
स्पिरिट हर्ब्स को लगाने के लिए न केवल अनुभव की आवश्यकता होती है, बल्कि सावधानीपूर्वक देखभाल की भी आवश्यकता होती है। आमतौर पर जो लोग जड़ी बूटियां लगाते हैं वे कीमियागर होते हैं, आमतौर पर सफ़ेद बालों वाले बूढ़े लोग। बिना किसी अनुभव के एक किशोर द्वारा स्पिरिट हर्ब्स लगाना असामान्य है, क्योंकि इसके लिए बहुत धैर्य की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि एक अच्छी स्पिरिट हर्ब्स को परिपक्व होने में कई साल लगते हैं। चेन तियानहू के लिए भी ये पहली बार था कि वह किसी किशोर को स्पिरिट जड़ी बूटियां लगाते हुए देख रहा था, लेकिन चेन जियांग की आंखों में आत्मविश्वास देखकर उसने आह भरी और एक भंडारण थैली निकाली। अगर मुझे पता चल गया कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तो मैं तुम्हारी ऐसी पिटाई करूंगा कि कम से कम 1 महीने तक स्टूल पर बैठना तुम्हारे लिए दुर्स्वप्न बन जाएगा। क्या बात स्पष्ट है? चेन तियानहू ने मुस्कुराते हुए ये भयावह टिप्पणी की, जिससे चेन जियांग कांप उठा। ये 3000 बड़े स्पिरिट सिक्के हैं। अगर आपको रकम दोगुनी करने का भरोसा नहीं है तो भविष्य में मुझसे दोबारा पैसे मत मांगना। चेन तियानहू ने एक खास तौर पर बनाया गया स्पिरिट नोट निकाला। चेन जियांग ने इसे ले लिया और मुस्कुराते हुए कहा, निश्चिंत रहो, मैं चेन परिवार का सबसे कम उम्र का कीमियागर बनूंगा। चेन तियानहू को झटका लगा। वह जानता था कि चेन जियांग के पास आध्यात्मिक नस नहीं है, इसलिए कीमिया उसके लिए असंभव होगी, लेकिन उसके दिल में वह गुप्त रूप से खुश भी है। अगर उसने जो कहा वह सच हो जाता है तो यह चेन परिवार को और भी अधिक दुर्जय बना देगा। वह जानता है कि चेन परिवार के पास कई सालों से कोई कीमियागर नहीं है। चेन तियानहू ने हंसते हुए कहा, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, मुझे धोखा देने की कोशिश करने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम्हें मार पड़ेगी। मैं याओ परिवार को तुम्हारा जवाब दे दूंगा। चेन जियांग ने 3000 बड़े स्पिरिट सिक्के लिए और जल्दी से वहां से चला गया। चेन जियांग ने एजियो ड्रैगन दिव्य व्यायाम के साथ खेती की, जो एक लकड़ी से संबंधित व्यायाम था। एजियो ड्रैगन ट्रू क्यूई में भारी मात्रा में मौलिक जीवन शक्ति थी और इस प्रकार ये स्पिरिट जड़ी बूटियों को उगाने में बहुत मददगार थी। यहाँ तक कि ड्रैगन लार व्यायाम नामक एक विशेष व्यायाम भी था जो जड़ी बूटियों को लगाने और उगाने में सहायता प्रदान करता था। ड्रैगन लार व्यायाम करने पर उसके एजियो ड्रैगन ट्रू क्यूई से एक रहस्यमय तरल पदार्थ बनाया जाएगा, जिसे स्पिरिट जड़ी बूटियों पर लगाने पर उनकी वृद्धि में तेजी आएगी। वर्मिलियन बद दिव्य अभ्यास का अभ्यास करने से व्यक्ति ज्वाला उत्पन्न कर सकता है और उसे छोड़ सकता है। ये ज्वाला कीमिया में आवश्यक थी। 4 प्रतीकों का दिव्य अभ्यास एक बहुत ही बहुमुखी अभ्यास था और इसमें कई भयंकर अभ्यास थे, लेकिन क्योंकि चेन जियांग की ताकत काफ़ी अधिक नहीं थी, वह उनमें से अधिकांश का अभ्यास नहीं कर सका। फिलहाल चेन जियांग के पास 3000 बड़े स्पिरिट सिक्के हैं, जो 300,000 छोटे स्पिरिट सिक्कों के बराबर हैं, लेकिन यह अभी भी उसके लिए मध्यम श्रेणी के मॉर्टल लेवल बैप्टाइजिंग मैरोडेन को खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। उनकी कीमत के कारण आम मार्शल कलाकार आमतौर पर डैन नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि उनमें से सबसे सस्ते भी बहुत महंगे हैं। TLN, मैं डैन के बजाय डैन दान का उपयोग करना पसंद करता हूं, मैं डैन के बजाय डैन का उपयोग करूंगा। उदाहरण के लिए, मैं बैप्टाइजिंग मैरोपिल का उपयोग करने के बजाय बैप्टाइजिंग मैरोडैन का उपयोग करूंगा। वहू शहर में सिर्फ एक ही जगह है जो डैन बेचने में माहिर है और वह है स्पिरिट डैन हॉल। यह एक 4 मंजिला इमारत थी और हालांकि बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन अंदर बिकने वाली चीज़ें काफ़ी महंगी थीं। इसके अलावा स्पिरिट डैन हॉल के पीछे 16.5 एकड़ में एक बड़ा मनो था जहां वे स्पिरिट जड़ी बूटियां उगाते थे। हालांकि स्पिरिट डैन हॉल किसी कबीले से जुड़ा नहीं था, लेकिन ये कमज़ोर नहीं था क्योंकि उनके अंदर कई विशेषज्ञ थे। स्पिरिट डैन हॉल के अंदर कीमिया के मास्टर भी मिल सकते हैं, जिन्हें उनके काम के लिए बहुत सम्मान दिया जाता था। आखिरकार डैन बहुत दुर्लभ थे और उनके लाभ बहुत अच्छे थे, जिससे मार्शल आर्टिस्ट अपनी ताकत बढ़ा सकते थे। जैसे ही चेन जियांग स्पिरिट डैन हॉल के अंदर गया, उसने हॉल में फैलती एक हर्बल सुगंध को महसूस किया, जो इसे सांस में लेने वाले सभी लोगों के लिए एक सुखद अनुभूति पैदा कर रही थी। वहाँ कई काउंटर थे, प्रत्येक काउंटर पर विभिन्न प्रकार के डैन और जड़ी बूटियां बेची जा रही थीं। यहाँ आने से पहले सू मेयाओ ने चेन जियांग को निम्न श्रेणी के डैन के साथ अभ्यास शुरू करने के लिए कहा। इस प्रकार उनका इरादा मॉडल लेवल के निम्न श्रेणी के डैन क्विंचिंग बॉडी डैन को परिष्कृत करना था। ये सस्ता और बेचने में आसान था। एक डैन लगभग 700 स्पिरिट सिक्कों के लिए बेचा जा सकता है और मॉडल मार्शल दायरे के 4वें स्तर से नीचे का कोई भी व्यक्ति इसे खाने से महत्वपूर्ण बढ़ावा पा सकता है। युवा मास्टर, वहाँ स्पिरिट डैन बिकते हैं। ये स्टैंड स्पिरिट जड़ी बूटियां बेचने में माहिर है। काउंटर के पीछे खड़ी एक खूबसूरत लड़की बोल रही थी। आत्मा दान हॉल के अंदर बहुत अधिक लोग नहीं थे, इसलिए चेन जियांग बहुत विशिष्ट था, लेकिन भले ही उसने चेन जियांग को एक जर्ज पोशाक पहने देखा, उसने उसे कम नहीं आंका, क्योंकि वह जानती थी कि कभी कभी छिपे हुए विशेषज्ञ आत्मा दान हॉल में आते हैं। हाँ, मैं क्विंचिंग बॉडी डैन को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक स्पिरिट जड़ी बूटियों के पौधे खरीदना चाहता हूँ। क्या आप उन्हें यहाँ बेचते हैं? चेन जियांग ने पूछा और वह सुंदर लड़की के पास गया। बहुत कम लोग पौधे खरीदने आए, क्योंकि बहुत कम लोगों में उन्हें उगाने की क्षमता है।
जो लोग उन्हें उगाने में सक्षम थे वे आमतौर पर बड़ी ताकतों से जुड़े थे और जड़ी बूटियों के बगीचों को संभालने के लिए जिम्मेदार थे। इसके अलावा वे आमतौर पर कीमिया में काफ़ी कुशल थे। उन्हें उन ताकतों द्वारा खजाने के रूप में माना जाता है और उन्हें शायद ही कभी टहलने के लिए बाहर आने दिया जाता है। वह लड़की थोड़ी हैरान हुई लेकिन फिर भी मीठी मुस्कान के साथ बोली, बेशक, क्वेंचिंग बॉडी डैंट को परिष्कृत करने के लिए आपको 4 जड़ी बूटियों की आवश्यकता होगी। सभी पौधों के लिए कीमतें समान हैं। वे काफ़ी सस्ते हैं। प्रत्येक पौधे के लिए केवल 100 बड़े स्पिरिट सिक्के हैं। पीड़ा शांत करने के लिए आवश्यक जड़ी बूटियां हैं एज योर स्पिरिट ग्रास, ब्लड एलिमेंट फ्लावर, प्रोफाउंड ब्राइट फ्लावर और स्पिरिट लीफ ग्रास। चेन जियांग ने एक पल सोचा, फिर कहा, मुझे प्रत्येक में से 5 दे दो। एक सेट के लिए 400 स्पिरिट सिक्के 5 के लिए 2000 बनाते हैं। चेन तियानहू ने उसे केवल 3000 बड़े स्पिरिट सिक्के दिए। अब उसकी आधी से ज़्यादा दौलत खत्म हो गई है। ऐसा लगता है कि सबसे बुनियादी डैन भी आम मार्शल कलाकारों के लिए बहुत महंगे थे। लड़की को आश्चर्य हुआ क्योंकि वह वोहू शहर में उसकी उम्र के किसी व्यक्ति को नहीं जानती थी जो कि मियागिरी की तकनीक का अभ्यास कर सके और जड़ी बूटियां उगा सके। मैं इसे आपके लिए ले आता हूं, इसलिए कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। लड़की ने यह नहीं सोचा कि चेन जियांग उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था, क्योंकि जो लोग स्पिरिट डैन हॉल के साथ खिलवाड़ करते थे उन्हें आमतौर पर पछताना पड़ता था। अच्छा, यहाँ हमारे पास क्या है? एक सुंदर किशोर, एक शानदार और महंगा सफ़ेद लबादा पहने और एक पंखा पकड़े हुए, सीढ़ियों से नीचे आ रहा था और चेन जियांग को तिरस्कार से देख रहा था। स्पिरिट डैन हॉल की ऊपरी मंजिलों पर उच्च रैंक वाले डैनों को बेचा जाता है और जो लोग ऊपर जा सकते हैं वे सभी विशिष्ट अतिथि होते हैं। क्या तुम्हारी आंखें तुम्हारी पीठ के पीछे हैं? अपना मुंह बंद करो। ऐसा क्यों है कि हर बार जब तुम अपना मुंह खोलते हो तो बकवास निकलती है? चेन जियांग ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए जवाब दिया। वह किशोर चेन जेनहुआ है और वह और चेन जियांग एक ही उम्र के हैं। वह बेहद बुद्धिमान भी है। कम उम्र में ही वह मॉडल मार्शल दायरे के 4थे स्तर में प्रवेश करने में सफल रहा और अब वह 5वें स्तर से बस एक कदम दूर है। चेन जेनहुआ का चेहरा हरा हो गया। चेन जियांग, मैं मानता हूं कि जब हम छोटे थे तब तुम बहुत दुर्जय थे, लेकिन तुम्हारे पास आध्यात्मिक नस नहीं है, इसलिए अब मैं अपनी पीठ के पीछे हाथ बांधकर भी तुम्हें हरा सकता हूं। चेन जियांग, जो नश्वर मार्शल दायरे के 5वें स्तर पर था, इन शब्दों पर केवल हंस सकता था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि 4थे स्तर पर कोई कितना मजबूत है, वे निश्चित रूप से उसके मुकाबले नहीं थे। ये चेन जियांग है, वर्तमान चेन परिवार के कुलपति का पोता। मैंने सुना है कि उसके पास कोई आध्यात्मिक नस नहीं है और वह हमेशा के लिए नश्वर मार्शल क्षेत्र के 3रे स्तर पर अटका हुआ है। ऐसा लगता है कि वह कुछ दान के लिए यहाँ है। एक खूबसूरत लड़की चेन जेनहुआ के पीछे से निकली और चेन जियांग को तिरस्कार भरी नज़र से देखा। वह शहर के गवर्नर की बेटी थी। ऐसा लगता है कि एक ही पंख वाले पक्षी वास्तव में एक साथ झुंड में रहते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गवर्नर की बेटी इतनी सती होगी, ऐसे आदमी के साथ दिखने के लिए तैयार होगी। चेन जियांग ने कहा, फिर उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि उसने उनके द्वारा कष्ट सहा और अपमानित किया, अब वह उनसे कहीं ज्यादा मजबूत था। उसने ताकत हासिल करने के लिए लगन से काम किया था, इसलिए उसका दिमाग उसके सामने खड़े दोनों लोगों से कहीं ज्यादा परिपक्व था। ये देखकर कि चेन जियांग अब उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, चेन जेनहुआ नामक लड़की क्रोधित हो गई। चेन जेनहुआ गवर्नर की बेटी के सामने दिखावा करना चाहता था, इसलिए वह चेन जियांग की ओर चला गया। युवा स्वामी, ये हैं आपके द्वारा मांगे गए पौधे। लड़की ऑर्डर लेकर लौटी और उसने स्टोरेज थैली से पौधे निकाले। चेन जेनहुआ को आश्चर्य हुआ कि चेन जियांग यहाँ पौधे खरीदने आया था। चेन जेनहुआ के लिए यह आश्चर्य की बात थी, लेकिन वह उपहासपूर्वक हंसा और बोला, चेन जियांग, तुम्हारे पास तो आध्यात्मिक नस भी नहीं है। क्या तुम सच में आध्यात्मिक जड़ी बूटियां लगाने की सोच रहे हो? मुझे मत बताओ कि तुम कीमिया मास्टर बनना चाहते हो। ये हास्यास्पद है। क्योंकि स्पिरिट डैन हॉल में बहुत अधिक लोग नहीं थे, इसलिए अंदर आमतौर पर बहुत शांति रहती है। इसलिए जब सभी ने किसी को ऊंची आवाज में बोलते सुना कि किसी के पास आध्यात्मिक नस नहीं है और वह कीमिया मास्टर बनना चाहता है, तो वे रुक गए और देखने लगे। चेन जियांग शहर में बहुत प्रसिद्ध था। आखिरकार उसके दादा चेन परिवार के कुलपति थे, उसके पिता एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे और उनका कोई आध्यात्मिक संबंध नहीं था। ज्यादातर लोग जब चेन परिवार के कुलपति और चेन तियानहू के बारे में बात करते थे तो हमेशा आहें भरते थे। चेन जियांग ने चुपचाप पैसे चुकाए और स्पिरिट हर्ब के पौधे प्राप्त किए। उसने सबकी निगाहों को अनदेखा करना चुना। जैसे ही वह जाने वाला था, चेन जेनहुआ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, एक व्यक्ति की बर्बादी, इतनी सारी स्पिरिट हर्ब बर्बाद करना। चेन जियांग की भौहें सिकुड़ गईं। जब चेन जेनहुआ ने कहा कि उसके पास आध्यात्मिक नस नहीं है, तो उसने इसे अनदेखा करना चुना। उसका पहले भी उपहास किया गया था, लेकिन वह बेकार कहलाना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब सभी ने चेन परिवार के बच्चों को लड़ते देखा तो वे मन ही मन खुश हुए, क्योंकि वे जानते थे कि यह एक दिलचस्प शो होगा। जेनहुआ को देखा। अचानक उसकी हथेली से ताड़ के आकार की ज्वाला निकली, जिससे कई लोगों को ऐसा महसूस होने लगा कि वे सोना में हैं।
स्पिरिट डैन हॉल के अंदर ऐसे कई लोग हैं जिनके पास उत्कृष्ट अंतर्दृष्टि थी, इसलिए वे अच्छी तरह से जानते थे कि यह ज्वाला एक सामान्य ज्वाला नहीं थी, बल्कि वास्तव में एक कीमिया ज्वाला थी। चेन जेनहुआ, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि तुम इस सच्ची की हुई ज्वाला का सामना करने की कोशिश करो, जो एक बेकार चीज द्वारा बनाई गई है। चेन जियांग ने एक अंधेरे और भावनाहीन स्वर में कहा, केवल विशेष प्रतिभा और दुर्लभ साधना अभ्यास वाले लोग ही सच्ची की हुई ज्वालाएं बना सकते हैं। उन्हें इस प्रकार की प्रतिभा के साथ जन्म लेना चाहिए और सच्ची की हुई ज्वालाओं के अंदर होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को समझने में सक्षम होना चाहिए। क्योंकि चेन जेनहुआ चेन जियांग के बहुत करीब था, उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। काउंटर के पीछे खड़ी खूबसूरत लड़की भी उसी हालत में थी, जिससे उसके पतले कपड़े सुगंधित पसीने से भीग गए थे, जिससे उसकी मोहक वक्रताएं उभरकर सामने आ रही थीं। इस प्रचंड ज्वाला ने स्पिरिट डैन हॉल में सभी को लकड़ी की मुर्गियों की तरह मुंह बना दिया। TLN, लकड़ी के मुर्गे जैसा गूंगा, यह एक चीनी कहानी से लिया गया है। कहानी के लिए आप यहाँ जा सकते हैं। मूल रूप से भयभीत। अध्याय 007 ड्रैगन लार व्यायाम। ये है। रुको रुको, मेरी आत्मा डैन हॉल को मत जलाओ। एक बूढ़ा आदमी चिल्लाने लगा, ऐसा लग रहा था कि वह हवा से प्रकट हुआ था। चेन जियांग के हाथों में लगी आग धीरे धीरे बुझने लगी। स्पिरिट डैन हॉल में मौजूद लोग धीरे धीरे अपने सदमे से उभरे। वे सभी चेन जियांग की आग में समाये क्रोध को महसूस कर सकते थे। चेन जेनहुआ, मुझे मत बताओ कि तुम बर्बादी से पैदा हुई आग से डरते हो। फिर ये तुम्हें क्या बनाता है? और भी बड़ा बर्बादी, चेन जियांग ने खुलेआम उपहास करते हुए कहा। चेन जेनहुआ का रंग बहुत ही बदसूरत हो गया। कोई भी समझदार व्यक्ति उन लपटों का सामना करने की कोशिश नहीं करेगा। गवर्नर की बेटी का मुंह हैरानी से खुला रह गया। उसने चेन जियांग को आश्चर्य से देखा। वह उन लपटों के पीछे छिपी शक्ति को महसूस कर सकती थी। उसने अपना सिर नीचे कर लिया क्योंकि वह उसके साथ सड़क के किनारे कुत्ते की गंदगी की तरह व्यवहार कर रही थी। कौन जानता है कि चेन जियांग ने अपनी ताकत को दिखाने के बजाय उसे छिपाने का फैसला क्यों किया, जैसा कि उसकी उम्र के अन्य लोग करते हैं। हॉल मास्टर, ये बदमाश, एक अधेड़ उम्र का आदमी जो छोटा सफ़ेद लबादा पहने हुए था, चेन जियांग के पीछे से निकला। वह बूढ़ा आदमी चेन जियांग को देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर अविश्वास, आश्चर्य और खुशी के भाव एक साथ दिखाई दे रहे थे। ये बूढ़ा आदमी स्पिरिट डैन हॉल का मास्टर था। वह एक बहुत प्रसिद्ध कीमियागर है और चेन जियांग के दादा के साथ उसका पुराना झगड़ा था। छोटे भाई, क्या तुम मेरे प्रशिक्षु बनना चाहते हो? बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, जिससे स्पिरिट डैन हॉल में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। हॉल मास्टर तो उसे प्रशिक्षु के रूप में लेने को भी तैयार था। हर कोई जानता था कि कई कुलीन परिवार चाहते थे कि उनके बच्चे उनके शिष्य बन जाएं। लेकिन अगर उनके माता पिता व्यक्तिगत रूप से स्पिरिट डैन हॉल के गुरु से पूछने आए, तो उन्हें बिना किसी दूसरी नज़र डाले ही अस्वीकार कर दिया जाएगा। हर कोई अपनी जगह पर जम गया। चेन जियांग की क्षमता ने उनमें से हर एक को चौंका दिया। कोई आध्यात्मिक शिरा न होने के बावजूद एक सच्ची क्यूई लॉ जारी करने में सक्षम होने और इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना कि स्पिरिट डैन हॉल के मास्टर ने देखा था कि चेन जियांग एक अच्छा बीज है। चेन जियांग ने अपना सिर खुजलाया और उपेक्षापूर्ण लहजे में बोला, हालांकि मैं ऐसा करना चाहता हूं, लेकिन आप और मेरे दादाजी दुश्मन हैं, इसलिए मैं आपको अपना शिक्षक नहीं बना सकता। फिर चेन जियांग बिना किसी खेद या दुख के भाव के लापरवाही से दूर चला गया। कोई भी यह विश्वास नहीं कर सकता था कि चेन जियांग ने वास्तव में मना कर दिया था। उन्हें संदेह था कि उसने स्पिरिट डैन हॉल के मास्टर की बात को गलत समझा होगा। स्पिरिट डैन हॉल के मास्टर की आहें सुनने के बाद ही उन्हें विश्वास हुआ कि कुछ लोग वास्तव में स्पिरिट डैन हॉल के मास्टर के प्रशिक्षु बनने से इनकार कर देंगे। सभी सहमत थे कि चेन जियांग एक मूर्ख था। अपने दादा और स्पिरिट डैन हॉल के मास्टर के बीच एक निजी दुश्मनी के कारण उसने इतना अच्छा अवसर छोड़ दिया। चेन जेनहुआ का दिल ईर्ष्या से भर गया था। एक पल पहले उसने चेन जियांग को बेरहमी से अपमानित किया था और हर किसी की नज़र चेन जियांग पर टिकी हुई थी। उनकी नज़रें तिरस्कार से भरी हुई थीं। लेकिन अब बहुत से लोग उसे तिरस्कार भरे भाव से देख रहे थे। इन लोगों की नज़र में एक प्रतिभाशाली कीमियागर किसी भी अन्य प्रकार के प्रतिभाशाली व्यक्ति से कहीं ज़्यादा दुर्जय था। दान को परिष्कृत करने में सक्षम था। इसके अलावा भले ही उसके पास आध्यात्मिक नस की कमी थी, वह एक भयंकर मार्शल कलाकार बनने में सक्षम था। बेशक चेन जियांग के पास न केवल दिव्य शिराएं थीं, बल्कि वह एक कीमियागर भी बन सकता था। वह अब जड़ी बूटियां लगा सकता था और सच्ची क्यूई लपटें छोड़ सकता था। ये दो स्थितियां थीं जिनकी उसे डैन को परिष्कृत करने के लिए ज़रूरत थी। हालांकि कीमिया के लिए कुछ अनुभव और उच्च समझ की ज़रूरत थी, लेकिन उसे यकीन था कि वह उन डैन को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने में सक्षम होगा। चेन जियांग को पहले से ही पता था कि स्पिरिट डैन हॉल का मास्टर उसके दादा का प्रतिद्वंद्वी था। इसके अलावा उसके दादा उसके साथ बहुत अच्छे थे। समय समय पर उसके दादा उसे कुछ डैन देते थे, जिससे अंततः उसे नश्वर मार्शल दायरे के तीसरे स्तर तक पहुंचने में मदद मिली।
चेन परिवार के निवास पर लौटने के बाद चेन जियांग ने अपने पिता को ढूंढा और उन्हें स्पिरिट डैन हॉल में जो कुछ हुआ था उसके बारे में बताया। अच्छा किया, स्पिरिट डैन हॉल का वह बूढ़ा आदमी हमारे चेन परिवार के साथ बुरा व्यवहार करता है। वह उन डैन को हमें बहुत ज़्यादा दामों पर बेचता है। चूंकि तुम्हारे पास ट्रू क्यूवी फ्लेम है इसलिए तुम्हारे लिए कीमियागर बनना मुश्किल नहीं होगा। अब से मैं तुम्हारा पूरा समर्थन करूंगा। चेन तियानहु अपने दिल में बहुत उत्साहित था। अब जब उसका बेटा ट्रू क्यूवी फ्लेम जारी कर सकता है तो ये कहा जा सकता है कि उसका भविष्य बहुत बढ़िया होगा, यहाँ तक कि उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक नसों वाले मार्शल आर्टिस्ट से भी बेहतर। चेन जियांग अपने छोटे से आंगन में जाकर उन स्पिरिट हर्ब्स के पौधे रोपने लगे। शाम को वह अपने बिस्तर पर क्रॉस लेग करके बैठ गया, स्वर्ग और पृथ्वी की समृद्ध स्पिरिट क्यूई को महसूस करते हुए। फिर उसने ताई ची दिव्य व्यायाम के साथ ड्रैगन लार व्यायाम का उपयोग करना शुरू किया और जल्दी से स्पिरिट क्यूई को अवशोषित कर लिया। ड्रैगन लार व्यायाम का उपयोग करने के बाद यह उसकी जीभ पर एक विशेष सार छोड़ देगा। जब तक वह उन स्पिरिट जड़ी बूटियों को पानी देने के लिए इस सार का उपयोग करता है तब तक उन्हें परिपक्व होने में लगने वाला समय काफ़ी कम हो जाएगा। सुबह चेन जियांग ने अपनी जीभ बाहर निकाली और एक नीले रंग की उसकी बूंद देखी। ये बूंद ड्रैगन लार थी। ये देखकर चेन जियांग खुश होने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह पहली बार में ही ड्रैगन लार बनाने में सफल हो जाएगा। उसने जल्दी से उस नीली ओस की बूंद को पानी से भरी बाल्टी में डाल दिया। बाल्टी में हल्की नीली आभा दिखाई देने लगी। चमकते पानी की बाल्टी का उपयोग करते हुए चेन जियांग ने पौधों को सावधानीपूर्वक पानी देना शुरू कर दिया। एज्योर स्पिरिट ग्रास, ब्लड एलिमेंट ग्रास, प्रोफाउंड ब्राइट फ्लावर और स्पिरिट लीफ ग्रास, ये 4 स्पिरिट हर्ब्स सिर्फ लो ग्रेड मॉर्टल हर्ब्स थे, लेकिन इन्हें परिपक्व होने में आमतौर पर 3 साल लगते थे। हालांकि चेन जियांग ने उनके विकास में तेजी लाने के लिए ड्रैगन लार का इस्तेमाल किया, जिसके बाद उन्हें पूरी तरह से परिपक्व होने में केवल 1 महीने का समय लगा। नीले रंग की घास, जो एक भयंकर आत्मा क्यूई को प्रदर्शित करती है, नीला आत्मा घास है, जो खून की तरह लाल है और मुट्ठी के आकार का है। वह रक्त तत्व फूल था, जो बर्फ की तरह सफ़ेद है और एक उज्ज्वल आभा उत्सर्जित करता है। वह गहन उज्ज्वल फूल था, जो पत्तीदार घास की तरह दिखता था। वह आत्मा पत्ती घास थी। चेन तियानहु ने आश्चर्य से छोटे से आंगन की ओर देखा। स्पिरिट जड़ी बूटियों को घूरते हुए उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि 1 महीने पहले वे सिर्फ पौधे थे। बेटा, अपनी इस योग्यता के बारे में किसी को भी इसे दिखाने से बचना, चाहे कुछ भी हो। इसके बारे में सिर्फ तुम और मैं ही जान पाएंगे। जिस तरह किसी को अपने खजाने के बारे में सबके सामने शेखी नहीं बघारनी चाहिए, उसी तरह तुम्हें भी अपनी इस योग्यता के बारे में किसी और को नहीं बताना चाहिए। चेन तियानहु ने गंभीर चेहरे से बात की और यह नहीं पूछा कि उसके बेटे को यह योग्यता कैसे मिली। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। ये प्रांगण चेन तियानहु के अधिकार क्षेत्र में था, इसलिए कोई भी उसकी अनुमति के बिना यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर सकता था, और इसलिए चेन जियांग को इस बात की चिंता नहीं थी कि लोगों को इस बारे में पता चल जाएगा। कीमिया आसान नहीं है, हालांकि आपके पास कीमियागर बनने की क्षमता है। खुद से सीखना एक कठिन काम है, खास तौर पर कीमियागर के मामले में। आपको पहले अपनी नींव बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप कोई गलत कदम भी उठाते हैं तो हम ज़रूरत पड़ने पर कीमियागर की तलाश में जा सकते हैं। चेन तियानहु ने यह कहा, फिर अपने स्टोरेज पाउच से एक बाल्टी के आकार की कीमियागर भट्टी निकाली। TLN कीमिया भट्टी कुछ इस तरह दिखती है। चेन तियानहु ने कहा, हालांकि यह कीमिया भट्टी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये सबसे अच्छी भट्टी है जो मैं खरीद सकता हूँ। मेरे बड़ों से कुछ पैसे मांगने तक प्रतीक्षा करें और हम बाद में एक बेहतर भट्टी खरीद लेंगे। कीमिया के लिए कीमिया भट्टी सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक थी, जड़ी बूटियों के बाद दूसरे नंबर पर। चेन जियांग काली भट्टी से काफ़ी संतुष्ट था। हंसते हुए और अपना सिर हिलाते हुए उसने कहा, धन्यवाद पिताजी, आप मेरे परिष्कृत डांस का स्वाद चखने वाले पहले व्यक्ति होंगे। चेन तियानहु हंसते हुए बाहर चला गया। इस महीने के दौरान पौधों की देखभाल के अलावा चेन जियांग ने अपना ज़्यादातर समय सुमेयाओ से कीमिया के मुख्य बिंदुओं के बारे में पूछने में बिताया। उस मोहक लड़की ने कीमिया की सभी कठिनाइयों को ध्यान से समझाया, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि चेन जियांग को पता था कि वह क्या कर रहा है। जैसे जैसे चेन जियांग ने कीमिया के बारे में सीखा, उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए, लपटों को नियंत्रित करना, लगातार सच्ची क्यूई डालना और डैन को ठोस बनाना, जिसके लिए आध्यात्मिक शक्ति के बहुत सटीक नियंत्रण और अनुप्रयोग की आवश्यकता थी। बहन म्याओ, मुझे इन दानों को परिष्कृत करने की तैयारी किस समय शुरू करनी चाहिए? चेन जियांग ने परिपक्व जड़ी बूटियों को चुनते समय रिंग के अंदर सुमेयाओ के साथ शब्दों का आदान प्रदान करने के लिए आत्मा शक्ति का उपयोग किया। कुछ प्रसंस्करण के बाद ही वे कीमिया के लिए उपयोग करने के योग्य होंगे। प्रसंस्करण के चरणों के लिए कुछ कौशल की आवश्यकता थी, लेकिन चेन जियांग के लिए वे वास्तव में मायने नहीं रखते थे, क्योंकि सुमेयाओ ने उसे पहले ही ये चीज़ें सिखा दी थीं। सुमेयाओ ने मधुर स्वर में कहा, आप सबसे जल्दी 1.5 साल में शुरू कर पाएंगे।
क्या याओ परिवार के उस प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ प्रतियोगिता से पहले मेरे पास केवल 1 महीना बचा है? चेन ने चौंकते हुए जवाब दिया। बाई यूयू ने ठंडे स्वर में कहा, क्या बेवकूफ़ है? तुम उसके साथ कीमिया में प्रतिस्पर्धा क्यों करना चाहते हो? अपनी ताकत से तुम उसे आसानी से मार सकते हो। चेन जियांग के मुंह का कोना थोड़ा सा फड़क उठा। अगर उसने याओ परिवार की प्रतिभा का वध कर दिया तो याओ परिवार और चेन परिवार निश्चित रूप से युद्ध में उतर जाएंगे। उसके पिता या यहाँ तक कि परिवार के बुजुर्गों को भी हस्तक्षेप करना पड़ेगा। ये बहुत परेशानी वाली बात होगी। वह स्पिरिट जड़ी बूटियों को प्रोसेस करना शुरू करता है और फिर उन्हें भट्टी के अंदर रखता है। इसके बाद हर एक कदम को बेहद सटीकता से पूरा करना होता है। कीमिया के मूल चरणों में शामिल हैं कीमिया भट्टी के अंदर सच्ची क्यूई डालना, आत्मा जड़ी बूटियों को पकाना, आत्मा जड़ी बूटियों द्वारा अद्वितीय आत्मा क्यूई उत्सर्जित करने की प्रतीक्षा करना, उन विभिन्न आत्मा क्यूई को नियंत्रित करना और उन्हें सूखी हुई आत्मा जड़ी बूटियों के साथ मिलाना, उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा करना और फिर उन्हें एक डैन में जमाना। चेन जियांग ने अपने दोनों हाथ भट्टी के 2 अलग अलग मुंहों पर रखे और फिर अपनी लपटें उसके अंदर डाल दी, साथ ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भट्टी की आंतरिक स्थिति का निरीक्षण भी किया। लौकोकीमिया भट्टी में डाला गया जिससे अंदर की स्पिरिट जड़ी बूटियां सूख गईं। सूखी स्पिरिट जड़ी बूटियों के अंदर कुछ स्पिरिट क्यूई बची हुई थी, इसलिए उसका पहला प्रयास विफल हो गया। फिर भी चेन जियांग इससे निराश नहीं हुआ क्योंकि उसने कुछ चीजें सीख ली थीं। उसने सीखा कि उसकी लपटें कितनी भयानक थीं और उसे उन लपटों पर अपना नियंत्रण बढ़ाने की जरूरत थी। चेन जियांग ने जड़ी बूटियों का अगला सेट उठाया। इस बार उसने अपने नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया ताकि आग को सही ढंग से नियंत्रित किया जा सके। उसने भट्टी के अंदर स्पिरिट जड़ी बूटियों को सावधानी से पकाया, लेकिन यह एक बार फिर विफल हो गया। लगातार 3 बार असफलता का सामना करने के बाद चेन जियांग ने कुछ अनुभव अर्जित करना शुरू कर दिया था। लॉ के नियंत्रण के बारे में उसका ज्ञान प्रत्येक पिछले प्रयास के दौरान बढ़ गया था। चौथी कोशिश में चेन जियांग आखिरकार सारी स्पिरिट क्यूई निकालने में सफल हो गया। अब वह कीमिया के अगले चरण में प्रवेश कर सकता था। अपनी आध्यात्मिक शक्ति को रसायन भट्टी में डालते समय उसने अंदर झांका। चेन जियांग ने देखा कि विभिन्न रंगों की स्पिरिट क्यूई स्पिरिट जड़ी बूटियों से निकल रही थी। अब उसने इन स्पिरिट क्यूई को घुमाना शुरू कर दिया, उन्हें इंद्रधनुषी भंवर बनाने के लिए घुमाया। पहले से ही सूख चुकी स्पिरिट जड़ी बूटियां धीरे धीरे भूरे रंग की राख में बदल गईं। जब वे पूरी तरह से रूपांतरित हो गए तो चेन जियांग ने इन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों से निकलने वाली आध्यात्मिक क्यूई में हेरफेर किया और इसे हर्बल पाउडर के साथ मिलाया। चेन जियांग अब मॉर्टल मार्शल दायरे के 5वें स्तर पर था। उसके पास अच्छी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति थी, फिर भी वह पहले से ही अपनी सीमा के करीब था। यह मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि उसने हर्बल स्पिरिट क्यूब के इंद्रधनुषी भंवर को 5 छोटे भंवरों में विभाजित किया था, जबकि एक ही समय में हर्बल पाउडर के 5 बराबर भागों के साथ उन्हें मिलाने की कोशिश कर रहा था। वह एक बार में 5 डैन को परिष्कृत करने की कोशिश कर रहा था। 5 भंवरों का निर्माण करते समय चेन जियांग की भौहें सिकुड़ने लगी और उसके माथे से बहुत पसीना बह रहा था। उसे न केवल अपनी लपटें बनाने के लिए सच्ची क्यूई का उपयोग करने की आवश्यकता थी, बल्कि उसे बनी हुई लपटों को नियंत्रित भी करना था। साथ ही साथ डैन को जमा करने की भी कोशिश करनी थी, जिसके लिए उसे भारी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग करना पड़ा। ये बेहतर होगा कि यह सफल हो, चेन जियांग ने अपने दिल में चिल्लाया। 5 हर्बल स्पिरिट क्यूई भंवर तेजी से घूम रहे थे और यहाँ तक कि एक साथ मिलकर घुलने मिलने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। अब उसे बस सही मात्रा में पानी डालना था और दोनों को सफलतापूर्वक 5 डैन में जमने देना था। चेन जियांग के माथे से लगातार पसीना बह रहा था और वह बहुत थका हुआ लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने ट्रू क्यूई लपटें और आध्यात्मिक शक्ति जारी करना जारी रखा। उसने अपनी लगभग सारी ट्रू क्यूई का इस्तेमाल कर लिया था। डैनों को परिष्कृत करने में पूरा दिन लगा दिया। कीमिया को वास्तव में बहुत समय की आवश्यकता होती है, चेन जियांग ने आह भरते हुए कहा, और धुंध के बीच 5 बर्फ जैसे सफ़ेद क्वेंचिंग बॉडी डैंस को देखा और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने पहले भी क्वेंचिंग बॉडी डैन खाया था, लेकिन उन डैंस की गुणवत्ता इनके आसपास भी नहीं थी। अगर उन पुराने कीमियागरों को पता चले कि उसने एक दिन में क्वेंचिंग बॉडी डैन को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर दिया है, तो वे निश्चित रूप से शर्म से मर जाएंगे। कई कीमियागरों को पहली बार सफलतापूर्वक एक डैन को परिष्कृत करने में 3 से 5 साल लग गए, यहाँ तक कि सबसे प्रतिभाशाली कीमियागरों को भी 1.5 साल की आवश्यकता होगी और इसके अलावा वे एक बार में केवल एक डैन को परिष्कृत करने में सक्षम थे। लेकिन चेन जियांग ने अपने पहले प्रयास में ही 5 डैन को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया था, इसलिए यदि उन पुराने कीमियागरों को पता चल गया तो वे शायद सदमे से मर जाएंगे। उन पुराने कीमियागरों का तो कहना ही क्या, यहाँ तक कि बहनें सू मेयाओ और बाई यूयू भी चेन जियांग की कीमियागिरी में निहित प्रतिभा से डर गई थीं। उन्होंने अपने नाजुक हाथों से डैन का निरीक्षण किया और उनके चेहरे के भाव सदमे से भर गए।
हाँ हाँ बहन मियाओ, पहले आपने कहा था कि मुझे एक डैन को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के लिए 1.5 साल तक इंतजार करना होगा, लेकिन मैंने उन्हें एक ही दिन में सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया। अब आप मुझे इनाम दे सकती हैं। चेन जियांग गर्व से हंसने लगा। सू मेयाओ भी बहुत खुश हुई। उसने मनमोहक आवाज में पूछा, तो फिर युवा मास्टर चेन, हम बहनें आपको कैसे पुरस्कृत कर सकती हैं? चेन जियांग ने दोनों हाथों से अपनी छाती को सहलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, एक चुंबन कैसा रहेगा? बेशक, गाल पर। सपने देखो बेटा, बाई यूयू ने ठंडे स्वर में कहा। फिर रिंग के अंदर लौट गई। सू मेयाओ अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करते हुए चेन जियांग के पास पहुंची और अपने मुलायम होठों से उसके गाल पर एक चुंबन दिया। मेरे प्यारे भाई, तुम सिर्फ कड़ी मेहनत से ही सफल हुए हो, तुम्हें इतना घमंड नहीं करना चाहिए। चेन जियांग केवल मजाक कर रहा था और उसे उम्मीद नहीं थी कि यह खूबसूरत लड़की वास्तव में उसे चूम लेगी। सू मेयाओ ने स्तब्ध चेन जियांग को देखा और अपना मुंह ढकते हुए हंसा, फिर रिंग में लौट आया। चेन जियांग ने उसके द्वारा छोड़ी गई बची हुई खुशबू को सूंघते हुए गहरी सांस ली। अपने दिल की धड़कन को शांत करते हुए उसने फुसफुसाते हुए कहा, वह वास्तव में एक खतरनाक महिला है। मैं अप्रत्याशित रूप से उसकी गति में फंस गया और मोहित हो गया। उसने अपने हाथ की अदृश्य अंगूठी को ऐसे छुआ जैसे किसी प्रेमी के चेहरे को सहला रहा हो। अपनी अंगूठी के अंदर की परियों को जल्द से जल्द अपनी ताकत बहाल करने देने के लिए उसने खुद को प्रेरित किया। एक क्विंचिंग बॉडी डैन 700 स्पिरिट सिक्कों में बिकता है और चेन जियांग ने 5 डैन को परिष्कृत किया, इसलिए वह उन्हें 3500 स्पिरिट सिक्कों में बेच सकता है। उसने बहुत ज्यादा कमाई की और यह भी नहीं कहा कि उसके पास अभी भी परिष्कृत करने के लिए जड़ी बूटियां बची हुई हैं, इसलिए अगर वह फिर से सफल होता है तो 3500 स्पिरिट सिक्कों का एक और मुनाफा कमाया जा सकता है। चेन जियांग ने कुछ समय पहले एक किताब में पढ़ा था कि आप जड़ी बूटियों के एक सेट से 5 क्विंचिंग बॉडी डैन तक को परिष्कृत कर सकते हैं। इसलिए उसका लक्ष्य हमेशा एक बार में 5 डैन को परिष्कृत करना था, लेकिन वह नहीं जानता था कि एक बार में 5 डैन को परिष्कृत करना केवल उस स्थिति में संभव हो सकता है जब जड़ी बूटियों का उपयोग उनकी अधिकतम दक्षता के साथ किया जाता है। केवल बेहतर समझ वाले उच्च स्तरीय कीमियागर ही डैन को उस तरह से ठोस बना सकते हैं, और समय भी सबसे महत्वपूर्ण था। सूक्ष्म स्तर पर आध्यात्मिक शक्ति और ज्वाला को नियंत्रित करने के लिए व्यक्ति को रसायन भट्टी के अंदर हो रहे सूक्ष्म परिवर्तनों पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा वे असफल हो जाएंगे। क्विंचिंग बॉडी डैन शरीर को निखारने में बहुत मदद करता है, लेकिन वे नश्वर मार्शल दायरे के तीसरे स्तर या उससे नीचे के मार्शल कलाकारों तक ही सीमित हैं, और चूंकि चेन जियांग अब नश्वर मार्शल दायरे के 5वें स्तर पर था, इसलिए क्विंचिंग बॉडी डैन बहुत मददगार नहीं होगा, लेकिन यह अभी भी उसे अपनी सच्ची क्यूई को जल्दी से बहाल करने में मदद कर सकता है। चेन जियांग ने एक डैन खाया और उसके शरीर में आधे से ज्यादा सच्ची क्यूई वापस आ गई। उसने बाकी 4 डैन को चखने के लिए चेन तियानहू के पास ले जाने का फैसला किया। स्वाद तो अच्छा है, लेकिन मैंने अभी अभी 700 स्पिरिट सिक्के खा लिए हैं। चेन जियांग कुछ दुख के साथ अपने पिता के पुस्तकालय में गया। रात हो चुकी थी, लेकिन चेन तियानहू सो नहीं रहा था। अभी भी लाइब्रेरी में मार्शल आर्ट से जुड़ी कुछ बातें सोच रहा था, यह उसकी आदत थी। जियांग, तुम्हें ऐसी क्या परेशानी आ गई है कि तुम इतनी देर से मुझे ढूंढने आए हो? चेन तियानहू ने चेन जियांग के शरीर से आ रही जड़ी बूटियों की खुशबू को सूंघा और तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि पिताजी उस पहले डैन का स्वाद चखें जिसे मैंने परिष्कृत किया है। क्या? चेन तियानहू ने अपनी आंखें चौड़ी करके और अविश्वास से भरे चेहरे के साथ उग्रता से खड़े होकर कहा। उसने शुरू में सोचा था कि चेन जियांग को कुछ डैंस को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने में 8 से 10 साल लगेंगे, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसे बस एक दिन लगेगा। एक भी दिन। चेन जियांग ने चेन तियानहू को 4 बर्फ सफ़ेद क्विंचिंग बॉडी डैंस दिए। चेन तियानहू का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया, जबकि वह अविश्वास से 4 बर्फ सफ़ेद डैंस को देख रहा था। अभी भी गर्म। चेन तियानहू का दिमाग सदमे से खाली हो गया, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि उसका बेटा वास्तव में एक ही दिन में कीमिया को समझ लेगा। क्या वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो 1000 साल में एक बार पैदा होता है? यद्यपि इस प्रकार के प्रतिभाशाली लोगों का विभिन्न ताकतों द्वारा सम्मान किया जाता है, लेकिन कई लोग उनसे ईर्ष्या भी करते हैं, और यदि ऐसे लोग हैं जो उन्हें भर्ती करना चाहते हैं, तो जाहिर है कि ऐसे लोग भी होंगे जो उनकी हत्या करना चाहेंगे। चेन तियानहू ने गहरी सांस ली, अपने उत्साह से भरे दिल को शांत किया और कहा, स्पिरिट डैन हॉल की तुलना में इसकी गुणवत्ता बहुत बेहतर है, इसलिए इसे कम से कम 800 स्पिरिट सिक्कों में बेचा जाएगा। मैं ये 4 डैन ले लूंगा और उन्हें बेचने और कुछ स्पिरिट हर्ब के पौधे खरीदने में आपकी मदद करूंगा। चेन जियांग ने आत्मा जड़ी बूटियों के विकास में तेजी लाने में सक्षम होने के कारण और फिर कुछ ही दिनों में उन्हें डैंस में परिष्कृत कर दिया। चेन तियानहू को पता था कि उसका बेटा निकट भविष्य में एक ग्रैंड मास्टर स्तर का कीमियागर बन जाएगा। आप इन चीज़ों में जल्दबाजी नहीं कर सकते, पहले नश्वर स्तर के निम्न श्रेणी के डांस को अच्छी तरह से परिष्कृत करें, और जब आपको इसकी आदत हो जाए तो उच्च स्तर पर आगे बढ़ें।
चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और वह आराम करने के लिए अपने आंगन में लौट आया, अपनी आध्यात्मिक शक्ति बहाल होने तक इंतजार किया। फिर उसने एक बार फिर जड़ी बूटियों के अंतिम सेट को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। अगले दिन चेन जियांग सुबह जल्दी उठ गया और क्विंचिंग बॉडी डैन को परिष्कृत करने के बारे में सोचने लगा। वह कुछ हद तक उत्साहित था और एक बार सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के बाद इस बार वह बस पिछले चरणों का पालन कर रहा था। वह आसानी से डैन को जमा देने के अंतिम चरण तक पहुंच गया। कीमिया भट्टी के भीतर हर्बल पाउडर और हर्बल स्पिरिट क्यूई के 5 समूह थे जो उन्हें एक साथ मिलाकर एक कीचड़ में बदल देते थे। चेन जियांग इस बार आराम से था, पिछले प्रयास की तरह नहीं जहां उसने अपनी अधिकांश सच्ची क्यूई और आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग किया था। सफल। चेन जियांग ने राहत की सांस ली, भट्टी का ढक्कन खोला और उसने 5 क्विंचिंग बॉडी डैंस देखे। इस बार डैंस को परिष्कृत करने में उन्हें केवल 2 घंटे लगे। अगले दिनों में चेन जियांग ने कई आत्मा जड़ी बूटियों के विकास को गति दी और फिर उन्हें डैन में परिष्कृत किया। न केवल वह शरीर को शांत करने वाले डैन को परिष्कृत कर रहा था, बल्कि उसने कई अन्य निम्न श्रेणी के नश्वर स्तर के डैन को भी परिष्कृत किया, जिनके कई व्यावहारिक उपयोग हैं, जैसे रिस्टोरिंग क्यूई डैन, गोल्डन हीलिंग एसेंस, डिस्पेलिंग पॉइजन डैन, कॉन्जीलिंग क्यूई डैन और अन्य। हालांकि शुरुआत में हर बार उसे कुछ असफलताएं मिलती थीं, लेकिन जैसे जैसे वह स्पिरिट जड़ी बूटियों की प्रकृति से परिचित होता गया और अपनी लपटों को नियंत्रित करने में बेहतर होता गया, साथ ही उसे कई युक्तियां भी मिलती गईं, तो स्वाभाविक रूप से वह डैंस को परिष्कृत करने में बेहतर होता गया। सू मेयाओ, इस रहस्यमय लड़की की कीमिया तकनीक बहुत शानदार थी और पहले उसे विश्वास नहीं था कि यह आश्चर्यजनक आकर्षक लड़की कीमिया भी जानती है, क्योंकि उसके ज्ञान में कीमियागर या तो गंजे या सफ़ेद बालों वाले बूढ़े आदमी थे। चेन जियांग पिछले कुछ दिनों से थका नहीं था और कीमिया का अभ्यास करने से उसके क्यूई अभ्यास पर भी कोई असर नहीं पड़ा। वह शाम को ड्रैगन लार व्यायाम का अभ्यास भी कर रहा था ताकि नीली ओस की बूंदें बनाई जा सकें जो आत्मा जड़ी बूटियों के विकास को तेज करने में सक्षम थीं। एक बार फिर 1 महीना बीत गया और इस महीने में चेन जियांग निम्न श्रेणी के नश्वर स्तर के डांस को परिष्कृत करने में कुशल हो गया। संपादक नोट: याद रखें, डांस गोलियां हैं। आज चेन जियांग स्पिरिट जड़ी बूटियों के विकास में तेजी लाने के लिए नहीं गया। सुबह सुबह वह चेन परिवार के विला के बीच में स्थित विशाल मैदान में चला गया, क्योंकि आज नए कुलपति के पद को अंतिम रूप देने का दिन था। चेन परिवार के कुलपति का पद 3 महीने से खाली था, जिससे चेन परिवार में कुछ हद तक अराजकता थी। चेन परिवार के विला का विशाल मैदान ईंटों से ढका हुआ था और पूरे चेन परिवार के कई महत्वपूर्ण बच्चे वहां खड़े थे, जिनकी संख्या चेन परिवार के कुलीन जूनियरों में से लगभग 300 थी। चेन परिवार के सभी लोगों ने मैदान को घेर लिया और बीच में एक बड़ा क्षेत्र खाली छोड़ दिया गया, जहां 5 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष खड़े थे, जिनमें से एक चेन तियानहु था। चेन जियांग भी भीड़ के बीच मौजूद था। वह खुशी से सब कुछ देख रहा था और अपने पिता को कुलपति पद के लिए प्रतिस्पर्धा में मदद करने के लिए किसी भी समय आगे आने के लिए तैयार था। मोटी, भौं, बड़ी आंखों और भूरे बालों वाले एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, चेन तियानहु, आप जानते हैं कि चेन परिवार के मुखिया पद के लिए हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का नाम चेन हाओहाई था और वह चेन परिवार का एक शाखा कमांडर था। वह चेन तियानहु से भी बड़ा था और नश्वर मार्शल क्षेत्र के 7वें स्तर पर था। चेन परिवार की यह शाखा भी काफ़ी मजबूत थी, इसलिए उसने सोचा कि उसके पास चेन परिवार का कुलपति बनने की योग्यता है। वरिष्ठता में चेन जियांग को उसे चाचा कहने की जरूरत थी। चेन तियानहु की आंखें, जो क्रोध से भरी हुई थीं, चेन हाओहाई को घूर रही थीं और उसने ठंडे स्वर में कहा, बेशक मैं जानता हूं, कुलपति के रिश्तेदारों में अच्छी क्षमता होनी चाहिए ताकि उनके परिवार के सदस्यों पर बर्बाद होने वाले सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग से बचा जा सके। चेन जियांग की मां का पहले ही निधन हो चुका था और चूंकि चेन जियांग समझदार था, इसलिए उसने कभी नहीं पूछा कि उनकी मां की मृत्यु कैसे हुई, इसलिए चेन तियानहु ही चेन जियांग का एकमात्र करीबी रिश्तेदार था। हाँ, लेकिन आपके बेटे में कोई आध्यात्मिक शिरा नहीं है, इसलिए यदि आपको कुलपति का पद मिलता है तो आप निश्चित रूप से उस पर बहुत सारी मूल्यवान गोलियां खर्च करेंगे। हर कोई जानता है कि इन सभी वर्षों में आपने बहुत सारी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और गोलियां खरीदी हैं और उसका उपयोग उस पर किया है। क्या आप अपने बेटे की फिर से मदद नहीं करने जा रहे हैं? चेन हाओहाई ने हंसते हुए कहा, हर कोई जानता है कि वह एक बेकार व्यक्ति है जो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। चेन तियानहु को स्वाभाविक रूप से पता था कि उसका बेटा अपने साथियों के बीच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन वह सिर्फ उसकी ताकत को छिपाना चाहता था और उसे उजागर नहीं करना चाहता था, अन्यथा ये परेशानी का कारण बन सकता था। मेरा बेटा सच्ची क्यूई आग छोड़ सकता है, उसमें कीमियागर बनने की क्षमता है, कौन कहता है कि वह बेकार है? चेन परिवार के बुजुर्गों की शायद दूसरी राय होगी, चेन तियानहु ने व्यंग्य करते हुए कहा। इस समय सभी ने चर्चा शुरू कर दी। चेन जियांग ने स्पिरिट डैन हॉल के गुरु का प्रशिक्षु बनने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जो पहले से ही वोहू शहर में फैल चुका था।
हालांकि चेन जियांग के पास आध्यात्मिक शिरा नहीं थी, लेकिन वह अभी भी सच्ची क्यूई लॉ जारी कर सकता है, इसलिए उसके पास कीमियागर बनने का अवसर है। चेन हाओहाई ने नाक सिकोड़ते हुए ठंडे अंदाज में कहा, लेकिन उसने स्पिरिट डैन हॉल के गुरु का प्रशिक्षु बनने से इनकार कर दिया। उसका कोई गुरु भी नहीं है, इसलिए उसे कीमियागर बनने में मुश्किल होगी। इस बिंदु पर चेन जियांग की शांत और स्थिर आवाज सभी ने सुनी, मैं अब निम्न श्रेणी के नश्वर स्तर क्वेंचिंग बॉडी डैन को परिष्कृत करने में सक्षम हूँ। चेन जियांग की बातें सुनकर सभी लोग चुपचाप देखते रह गए और चेन हाओहाई हंसने लगे। हुआंग को शियाओ ए, तुम सिर्फ 16 साल के हो और अभी से एक गोली बना सकते हो। ऐसा मत सोचो कि झूठ बोलने से तुम्हारे पिता को कुलपति के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने में कोई मदद मिलेगी। साथ ही किसी बड़े के सामने झूठ बोलने से तुम्हें कुछ कठोर दंड भी मिल सकते हैं। TLN हुआंग को जियो एर एक चीनी कहावत है, मुझे अंग्रेजी में कोई समान कहावत नहीं मिली। इसका प्रयोग किसी छोटे उम्र के व्यक्ति का उपहास करने के लिए किया जाता है। अगर आपको कुछ याद हो तो कृपया टिप्पणी करें। तुम्हें लगता है कि तुम याओ परिवार के जीनियस हो। याओ परिवार के लोग गोली बनाने वाले कुलीन परिवारों में से एक हैं। उनके पास बहुत ही समृद्ध विरासत है। चेन जियांग भीड़ के अंदर से चला आया और एक स्थिर नज़र और शांत चेहरे के साथ उसने एक कीमिया भट्टी को आगे बढ़ाया, तिरस्कारपूर्ण चेन हाओहाई को देखा और कहा, क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत करते हो? मैं एक ही कोशिश में क्वेंचिंग बॉडी डैन को परिष्कृत कर सकता हूँ। अगर मैं सफल होता हूँ तो तुम सबके सामने मुझसे माफ़ी मांगने के लिए झुकना पसंद करोगे। चेन हाओहाई फिर से हंसने लगे और बाकी सभी लोग दंग रह गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि चेन जियांग एक बुजुर्ग के सामने इतना अहंकारी हो सकता है। चेन हाओहाई को चेन जियांग के रवैये पर गुस्सा आ गया। चेन जियांग न केवल उससे बहुत छोटा था बल्कि वह सबके सामने उसकी अवहेलना भी कर रहा था। चेन तियानहू ने अपने बेटे के कार्यों का पूरा समर्थन किया और इस समय उसे अपने बेटे की प्रतिक्रिया पर गर्व महसूस हुआ। चेन हाओहाई का चेहरा गुस्से से भरा था और उसने भारी स्वर में कहा, तुमने क्या कहा? बातचीत के बीच में ट्रू क्यूई चेन जियांग की ओर बढ़ा, लेकिन वास्तव में इसे चेन तियानहू ने तितर-बितर कर दिया। चेन जियांग की दोनों आंखें चेन हाओहाई को घूर रही थीं और अपनी आवाज को बढ़ाते हुए उसने कहा, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ शर्त लगाएं कि क्या मैं एक प्रयास में क्वेंचिंग बॉडी डैन को परिष्कृत कर सकता हूं, और अगर मैं सफल रहा तो आप सभी के सामने झुकेंगे और मुझसे माफी मांगेंगे। चेन जियांग ने गंभीर चेहरे के साथ इसे दोहराया ताकि कोई इसे मजाक न समझे। इसके अलावा उसका चेहरा अहंकार से भरा हुआ था। क्या कोई किशोर इस तरह से किसी बड़े का सामना कर सकता है? चेन परिवार में बहुत से लोग ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। चेन हाओहाई गुस्से से कांप रहा था क्योंकि उसने चेन जियांग को गंभीर नज़र से पूछते हुए देखा था और उसने तुरंत अनुपालन करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आसपास के सभी लोग जवाब का इंतजार कर रहे थे। चेन जियांग चेन हाओहाई को ध्यान से देख रहा था और आगे बोला, तुमने मुझे बेकार घोषित करके सार्वजनिक रूप से बदनाम किया है और अब मैं खुद को साबित करना चाहता हूँ, साथ ही साथ तुमसे माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ। एक वरिष्ठ होने के नाते तुम अभी भी मेरे साथ शर्त लगाने से इनकार कर रहे हो। चेन हाओहाई इस छोटे से बदमाश को पीटना चाहता था, लेकिन वास्तव में उसकी हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार चेन परिवार के एक बच्चे को मारना बहुत गंभीर मामला था। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, चूंकि यह ऐसा ही है चेन हाओहाई, तुम उससे शर्त लगाओ, लेकिन एक झुककर माफी मांगना छूट गया है। आखिरकार ये बस एक छोटे से बदमाश के कुछ गुस्से भरे शब्द थे। अगर वह एक ही प्रयास में एक गोली को परिष्कृत कर सकता है तो चेन हाओहाई तुम्हें उचित मुआवजा देना चाहिए। मैं सहमत हूँ। अगर मेरा बेटा हार जाता है तो मैं कुलपति पद के लिए नहीं लड़ूंगा, चेन तियानहू ने कहा। फिर चेन जियांग की ओर अपना सिर हिलाया। चेन तियानहू के शब्दों से हंगामा मच गया। चेन हाओहाई ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, ठीक है, मैं शर्त लगाता हूँ, अगर मैं हार गया तो मैं उसे अपनी 1000 साल पुरानी रक्त आत्मा घास दे दूंगा। 1000 साल पुरानी ब्लड स्पिरिट घास। सबने एक साथ धीमी आवाज में चिल्लाया। उन्हें आश्चर्य क्यों न होता, 1000 साल से उगाई गई ब्लड स्पिरिट घास बहुत महंगी और घटिया दर्जे की स्पिरिट जड़ी बूटी थी। चेन जियांग, यदि आप अभी कीमिया शुरू करते हैं तो आपको कितना समय लगेगा? उस बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। वह चेन परिवार का बुजुर्ग था और एक निश्चित प्रतिष्ठा रखता था। सभी की समझ के अनुसार एक नश्वर स्तर की निम्न श्रेणी की गोली को परिष्कृत करने में कम से कम आधा दिन लगेगा और सबसे कम समय में 2 या 3 घंटे लगेंगे, लेकिन अब इसे एक 16 वर्षीय किशोर द्वारा परिष्कृत किया जा रहा था। जल्दी करो, हमें ज़्यादा देर नहीं करनी है। बातचीत के बीच में चेन जियांग पैर मोड़कर बैठ गया और वह बुजुर्ग और चेन हाओहाई कीमिया भट्टी की जांच करने आए ताकि चेन जियांग को धोखा देने से रोका जा सके। अवर कीमिया भट्टी, ऐसा लगता है कि चेन तियानहू आप बहुत गरीब हैं। चेन हाओहाई ने उपहास करना शुरू कर दिया क्योंकि हर कोई जानता था कि चेन तियानहू का सारा पैसा चेन जियांग पर खर्च किया गया था। चेन जियांग ने अपनी स्टोरेज थैली से जड़ी बूटियां निकालना समाप्त किया, उन्हें फिर से व्यवस्थित किया और उनका निरीक्षण किया। भट्टी के अंदर अपनी गर्म सच्ची क्यूई लौट डालते हुए उसने सभी जड़ी बूटियां अंदर डाल दी और उसका हर कदम बहुत सावधानी से था।
लेकिन उस सच्ची क्यूई लॉ ने भी सभी को थोड़ा हैरान कर दिया। हालांकि कई लोग हमला करने के लिए लपटें छोड़ सकते हैं, लेकिन वे ऐसा केवल कुछ मार्शल कौशल के माध्यम से ही कर सकते हैं, और उन लपटों को केवल हमला करने के उद्देश्य से ही छोड़ा जा सकता है। सरल शब्दों में, वे चेन जियांग की तरह लपटों को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, और केवल तभी जब वे अग्नि नियंत्रण प्रकार के अभ्यास का अभ्यास करते हैं, लेकिन ये अभ्यास बहुत दुर्लभ और अभ्यास करने में कठिन थे। चेन जियांग ने लगातार कीमिया भट्टी के अंदर लौ डाली, और इस समय कीमिया भट्टी के भीतर से कुछ हर्बल सुगंध की गंध बाहर लीक हो गई। 1 घंटा बीत चुका था और सभी ने बंद आंखों से देखा कि चेन जियांग की भौहें अचानक फड़कने लगीं। देखने वालों को पता था कि वह सबसे महत्वपूर्ण चरण में था, और चेन हाओहाई जो ये सब देख रहा था, उसे पसीना आने लगा। उसे चिंता थी कि अगर वह हार गया तो उसे 1000 साल की रक्तात्मा घास छोड़नी पड़ेगी। सभी ने कीमिया भट्टी के अंदर से धुआं निकलते देखा, और इस समय चेन जियांग ने भी अपनी आंखें खोली और प्रसन्न भाव से खड़े होकर कहा, कृपया इसका निरीक्षण करें। क्या 1 घंटे में पूरा हो गया? सबके चेहरे पर सवाल थे। उस बुजुर्ग ने पहले निरीक्षण करना शुरू किया। हालांकि वह कीमिया के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन वह कीमिया प्रक्रिया से पूरी तरह वाकिफ था, और वह चेन जियांग को ध्यान से देख रहा था, ये जानते हुए कि चेन जियांग कीमिया के बुनियादी चरणों का पालन करता है। हालांकि वह कीमिया भट्टी के अंदर की स्थिति के बारे में स्पष्ट नहीं था, लेकिन वह भट्टी में लगातार बदलती गर्मी को महसूस करने में सक्षम था, और ये परिवर्तन बहुत सूक्ष्म थे। भट्टी का ढक्कन खोलते ही सभी को हल्की सी हर्बल खुशबू आई, और वे इस खुशबू से पूरी तरह परिचित थे। इसके अलावा उन्होंने शोधन प्रक्रिया भी देखी, और जब उन्होंने देखा कि बुजुर्ग व्यक्ति 5 बर्फ जैसी सफ़ेद गोलियां निकाल रहा है, तो सभी ने खुद को आश्चर्यचकित होने से नहीं रोका। क्या मैं गलत था? वह केवल 16 साल का है और पहले से ही क्वेंचिंग बॉडी पिल को परिष्कृत करने में सक्षम है। वह बेहद प्रतिभाशाली है। एक आदमी ने आश्चर्य से चिल्लाया। ऐसा लगता है कि इस क्वेंचिंग बॉडी पिल की गुणवत्ता हमारे द्वारा आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली गोली से कहीं बेहतर है। मैंने नहीं सोचा था कि चेन जियांग इतना गुप्त होगा। वह अपनी ताकत छिपा रहा है और अपना समय बिता रहा है। सिर्फ उसकी कीमिया तकनीक ही उसे उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक नसों वाले उन प्रतिभाशाली लोगों से कहीं ज्यादा मूल्यवान बनाती है। एक और आदमी ने कहा। इस मैदान में एकत्रित चेन परिवार के सभी मुख्य सदस्य अब ईर्ष्या और जलन से भर गए। चेन हाओहाई एक ही समय में हैरान, दुखी और क्रोधित था। उसका चेहरा बहुत बदसूरत हो गया था। इसका स्पष्ट कारण ये था कि उसने अभी अभी 1000 साल पुरानी रक्तात्मा घास खोदी थी। अगर इसे नीलामी घर में ले जाया जाता तो ये बहुत ज्यादा कीमत पर बिकती। चेन परिवार के बुजुर्ग के हाथ कांप रहे थे। उसकी दोनों आंखें खुली हुई थीं और वह अपनी हथेली में बर्फ जैसी सफ़ेद गोलियों को घूर रहा था। मेरे चेन परिवार को आखिरकार एक कीमियागर मिल ही गया। चेन परिवार को आखिरकार एक कीमियागर मिल ही गया। इन सरल शब्दों ने चेन परिवार के हर एक सदस्य के खून में उबाल ला दिया। किसी को ये जानना था कि चेन परिवार के पास कोई कीमियागर नहीं था, इसलिए उन्हें दूसरों द्वारा बनाई गई गोलियां खरीदने के लिए बड़ी मात्रा में संसाधन खर्च करने पड़े। इस कारण उन्हें अन्य कुलीन परिवारों से संबंधित कुछ उग्र मार्शल प्रैक्टिशनर द्वारा उपहास का पात्र बनना पड़ा। लेकिन अब चेन परिवार में एक कीमियागर भी था। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं थी कि यह लड़का इतना छोटा था। जल्दी या बाद में उसे ग्रैंडमास्टर स्तर का कीमियागर बनना ही था। चेन हाओहाई, तुमने मेरे बेटे के साथ स्वेच्छा से शर्त लगाई थी, अब तुम्हें अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। चेन त्यानहू ने हंसते हुए कहा। हंफ। चेन हाओहाई ईर्ष्यालु था, लेकिन बहुत दुखी भी था। उसने अनिच्छा से 1000 साल की रक्तात्मा घास निकाली और उसे चेन जियांग को सौंप दिया। अब पूरे चेन परिवार में कोई भी चेन जियांग को नीची नज़र से देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। आखिरकार वह अब 16 साल का कीमियागर था। शाखा परिवारों की कई लड़कियां भी चेन जियांग को अपने जाल में फंसाने की कोशिश में उसकी ओर आकर्षक नज़रों से देखने लगीं। चेन परिवार के कई युवा लड़के चेन जियांग को अपनी आंखों में आग की तरह घूर रहे थे। वे मरने की हद तक ईर्ष्या कर रहे थे। चेन जियांग ने उनकी प्रतिक्रियाओं की ओर से पूरी तरह से आंखें मूंद लीं, क्योंकि उसे याद आया कि इनमें से कई लोगों ने पहले भी उसका उपहास किया था। भले ही आपका बेटा एक कीमियागर हो, फिर भी आपको कुलपति पद के लिए लड़ना होगा। चेन हाओहाई ने जवाब दिया। 2 अन्य मध्यम आयु वर्ग के पुरुष जो पहले कुलपति पद के लिए चेन त्यानहू के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, ने अपनी वापसी की घोषणा की। वे ये बताने में सक्षम थे कि चेन जियांग केवल 16 वर्ष का था, फिर भी वह पहले से ही एक नश्वर स्तर के निम्न श्रेणी के दान को परिष्कृत करने में सक्षम था। ये कहा जा सकता है कि उसका भविष्य अथाह और संभावित रूप से असीम था। ऐसे व्यक्ति को अपमानित न करना सबसे समझदारी भरा तरीका होगा। हाओहाई और चेन त्यानहू के अलावा पैट्रियार्क की उपाधि के लिए प्रतियोगिता में सिर्फ एक अन्य व्यक्ति बचा था। चेन हाओहाई ने कहा, चेन त्यानहू, अब आपको बस हम 2 भाइयों के खिलाफ लड़ना है। अगर आप जीत गए तो स्वाभाविक रूप से कुलपति का पद आपका होगा। चेन त्यानहू ने आंखें मूंदते हुए कहा, आप यही कह रहे हैं? तो फिर तुम दोनों एक साथ आओगे या एक एक करके?
भले ही चेन त्यानहू संख्या में कम थे, लेकिन उनके भाषण में कमजोरी के कोई लक्षण नहीं दिखे, बल्कि उनके मजबूत चरित्र का प्रदर्शन हुआ। चेन त्यानहू वाकई ऐसे व्यक्ति थे जो दूसरों को अपने सामने झुकाने में सक्षम थे। बेशक यह आमने सामने की लड़ाई होगी, हम भाई नहीं चाहेंगे कि कोई हमें बदमाश समझे, है न? चेन हाओहाई की बात सुनकर भीड़ कुछ कदम पीछे हट गई, जिससे उन तीनों को ज्यादा जगह मिल गई। नश्वर मार्शल क्षेत्र के 7वें स्तर पर दो अभ्यासियों के बीच लड़ाई से उत्सर्जित आघात तरंगें अत्यंत भयावह थीं। सभी लोग मैदान के किनारों से पीछे हट गए। चेन त्यानहू और चेन हाओहाई दोनों एक साथ अपनी सबसे तेज गति से आगे बढ़े। दोनों की हथेलियां एक दूसरे से टकरा रही थीं। उनकी हथेलियां एक दूसरे से चिपकी हुई थीं, जबकि वे अपनी सच्ची क्यूई का उपयोग करके प्रतिस्पर्धा करने लगे। चेन हाओहाई का पूरा शरीर झुलसती हुई सच्ची ची से ढका हुआ था, जबकि चेन त्यानहू की ओर से कोई हलचल नहीं थी। लेकिन सच्ची ची से भरी हुई भयानक नीली नसें चेन त्यानहू पर दिखाई दे रही थीं। दोनों अभी भी एक दूसरे से चिपके हुए हैं और गंभीर भाव से एक दूसरे को देख रहे हैं। अचानक पूरा मैदान हिलने लगा, उनके नीचे की जमीन फटने लगी और हवा की लहरें चारों दिशाओं में रेत और धूल को तेजी से उड़ाने लगीं। चेन त्यानहू ने जोरदार दहाड़ लगाई और इसके साथ ही कंपन गायब हो गया और भयंकर हवा का प्रवाह भी रुक गया। चेन हाओहाई बड़ी मात्रा में खून खांसते हुए पीछे की ओर उड़ गया, जबकि चेन त्यानहू भी कुछ कदम पीछे हट गया। जमीन पर गिरते हुए चेन हाओहाई ने अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष किया। उसे पता था कि वह अभी हार गया है, लेकिन उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी। ये प्रतियोगिता चेन त्यानहू ने जीत ली थी, लेकिन उसका रंग पीला पड़ गया था। चेन हाओहाई ने हंसते हुए कहा, हालांकि तुमने लड़ाई जीत ली है, लेकिन तुम ये युद्ध हार जाओगे। तुम्हारी वर्तमान स्थिति में 6ठे स्तर का मॉर्टल मार्शल रियल मार्शल प्रैक्टिशनर भी तुम्हें आसानी से हरा सकता है। हंसते हुए उसने बहुत सारा खून भी खांसा, क्योंकि ये देखा जा सकता था कि उसे कुछ गंभीर आंतरिक चोटें लगी थीं। तुम भी नश्वर मार्शल दायरे के 8वें स्तर पर हो? चेन त्यानहू ने एक हाथ से अपना पेट ढकते हुए पूछा। उसने नहीं सोचा था कि चेन हाओहाई अप्रत्याशित रूप से नश्वर मार्शल दायरे के 8वें स्तर पर कदम रखेगा। क्या तुम भी वही नहीं हो? चेन हाओहाई ने व्यंग्य किया। चेन हाओहाई और चेन त्यानहू दोनों ही वास्तव में 8वें स्तर के नश्वर मार्शल क्षेत्र के मार्शल अभ्यासी थे और इसने सभी को चौंका दिया। हर कोई देख सकता था कि चेन हाओहाई ने चेन त्यानहू को गंभीर रूप से घायल करने में भी संकोच नहीं किया। चेन त्यानहू के पास अभी एक और लड़ाई बाकी थी और उसका प्रतिद्वंद्वी चेन हाओहाई का छोटा भाई था। चेन जियांग तेजी से आगे बढ़ा और चेन त्यानहू को सहारा दिया, जो लगभग गिरने ही वाला था। पिताजी, आप कैसे हैं? पूछते हुए चेन जियांग ने चेन त्यानहू के पेट पर हाथ रखा और उसके पिता के शरीर में शुद्ध वुट्रू क्यूई डाला। अपने शरीर के अंदर जोरदार वुट्रू क्यूई को महसूस करते हुए चेन त्यानहू कांप उठा। हैरान भाव से चेन जियांग को देखा, लेकिन जल्द ही शांत हो गया। संपादक का नोट: अब से हम लकड़ी से संबंधित सच्ची क्यूई या बिजली से संबंधित सच्ची क्यूई का उपयोग करने की कोशिश करेंगे, बजाय लकड़ी से संबंधित सच्ची क्यूई या बिजली से संबंधित सच्ची क्यूई के, क्योंकि यह बहुत लंबी है और इनका अर्थ एक ही है। मुझे कुछ गंभीर आंतरिक चोटें आईं। चेन हाओहाई ने मुझे गंभीर रूप से घायल करने में संकोच नहीं किया, इसलिए अपनी सच्ची क्यूई को बर्बाद मत करो। चेन त्यानहू अपने दिल में उत्साहित था, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके बेटे की सच्ची क्यूई काफ़ी जोरदार थी और इसकी ताकत उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी। त्यानहू की बात सुनकर चेन जियांग का दिल बहुत भारी हो गया। अगर उसके पिता युद्ध हार गए तो यह एक निराशाजनक स्थिति बन जाएगी। दूसरी लड़ाई शुरू करो, बेवजह समय बर्बाद मत करो। चेन हाओहाई ने कमज़ोर आवाज़ और पीले चेहरे के साथ कहा, लेकिन वह अंदर से बहुत उत्साहित था। वह पहले से ही अपने भाई द्वारा चेन त्यानहू को हराने का दृश्य देख सकता था। चेन जियांग ने चेन हाओहाई को गौर से देखते हुए अपनी आंखों में तेज आभा चमकाते हुए कहा, मैं लड़ूंगा। चेन जियांग अप्रत्याशित रूप से अपने पिता की जगह लड़ना चाहता था और इससे सभी को काफ़ी आश्चर्य हुआ। वे जानते थे कि चेन जियांग के पास कोई आध्यात्मिक शिरा नहीं थी और इसलिए वह बहुत मजबूत नहीं था। हालांकि वह अभी भी सच्ची क्यूई लपटें छोड़ सकता था और पहले से ही उन पर बहुत अधिक नियंत्रण रखता था, लेकिन वह इतने कम समय में सच्ची क्यूई को पुनः प्राप्त नहीं कर सकता था। चेन जियांग का सामना भी किसी साधारण व्यक्ति से नहीं होने वाला था और उसका प्रतिद्वंद्वी नश्वर मार्शल क्षेत्र के 7वें स्तर पर शक्ति वाला एक अभ्यासी था। सभी ने ज्यादातर यही सोचा कि अपने पिता को कुलपति बनाने के लिए चेन जियांग ने एक मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया। चेन त्यानहू भी चेन जियांग से बहुत हैरान था, लेकिन जब उसने चेन जियांग की आत्मविश्वास से भरी निगाहें देखीं तो उसकी चिंताएं गायब हो गईं। इसके अलावा वह अब गंभीर रूप से घायल हो चुका था, इसलिए अगर वह अपनी मौजूदा हालत में लड़ता है तो वह निश्चित रूप से हार जाएगा। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं कि उसकी चोटें निश्चित रूप से और भी बदतर हो जाएंगी। एक किशोर तिरस्कारपूर्ण हंसी के साथ सामने आया, तुम्हारे पास आध्यात्मिक शिरा नहीं है और तुम कुलपति पद के लिए विवाद में उतरना चाहते हो। कुछ निम्न स्तरीय गोलियों को परिष्कृत करके तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास पर्याप्त शक्ति है। मैं अकेला तुम्हें आसानी से नीचे गिरा सकता हूँ।
साथ ही मैंने हाल ही में नश्वर मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर में प्रवेश किया है। ये किशोर चेन जेन हुआ था और स्पिरिट डैन हॉल में चेन जियांग के साथ उसका कुछ संघर्ष था और वह चेन हाओहाई का बेटा था। इस उम्र में नश्वर मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर में प्रवेश करने से वह एक दुर्लभ प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गया और इस प्रकार उसके अहंकार को उचित ठहराया। चेन जेन हुआ, अगर मैं तुम्हारे खिलाफ जीत गया तो क्या होगा? चेन जियांग ने उदास स्वर में कहा। उसकी अभिव्यक्ति बहुत शांत थी, किसी गुस्से वाले व्यक्ति की तरह नहीं।